नमस्कार। होब्स की जो अध्ययन पद्धति थी और होब्स से के ऊपर किन वैज्ञानिकों का प्रभाव था, ये हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम होब्स के ऊपर और चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे आज होब्स के राजनीतिक विचारों के ऊपर। थॉमस होब्स जो कि एक ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक रह चुके हैं। सत्रहवीं शताब्दी के, उनकी हम चर्चा कर रहे थे। हमने चर्चा की थी इनके यांत्रिक भौतिकवाद की, हमने चर्चा कर ली इनके वैज्ञानिक भौतिकवाद की। पर्याय शब्द है यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद। इसका तात्पर्य यह है कि इस संसार में हम जितने भी परिवर्तन देख रहे हैं, गतियां देख रहे हैं, वो गतियां, वो सारे परिणाम, वो सारे परिवर्तन, उनको समझने के लिए कतई आवश्यकता नहीं है कि आप अधिभौतिक शक्तियों की, आध्यात्मिक शक्तियों की, प्रत्यय की, आत्मा की, ईश्वर की, धर्म की, इन चीजों का सहारा लो। आप देखिए, कोई एक यंत्र चल रहा है, मान लेते हैं कि ये घड़ी है, ये घड़ी चल रही है। तो देखिए, घड़ी में चाबी दी गई, स्प्रिंग टाइट हुआ और इसने सुइयों को घुमाना शुरू कर दिया। तो वैसे ही इस संसार में प्रत्येक जो चीज जिसका संचालन हो रहा है, जो चल रही है, जो भी मोशन है, जो भी गति है, वो एक यांत्रिक गति है, वो एक वैज्ञानिक गति है। उसके लिए अपने को ईश्वर और आत्मा या फोरम या आइडिया, इनकी सारी या तत्व, इनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो गति समाज में हो रही हो, चाहे वो परिवर्तन राजनीति में हो रहे हो, और चाहे हमारे परिवर्तन हमारी इच्छाओं में, मानवीय इच्छाओं में हो रहा हो। इसके लिए कुछ गतियां हैं जो स्वाभाविक गतियां हैं, जो यांत्रिक गतियां हैं, वही जिम्मेवार है। इसके लिए कोई आत्मा परमात्मा की कल्पनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार जड़ जगत है और यांत्रिक नियमों से संचालित होता है। मैंने कहा पृथ्वी जो गति कर रही है, ग्रह जो गति कर रहे हैं, ये सब गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की वजह से गति कर रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ चर्चाएं थॉमस होब्स करता है। तो हम कहते हैं कि वो यांत्रिक या वैज्ञानिक भौतिकवाद के पिता हैं। वो जड़ तत्वों को मूल तत्व मानते हैं, भौतिक तत्वों को मूल तत्व मानते हैं, और वो फॉर्म की चर्चा नहीं करते, आत्मा की चर्चा नहीं करते। तब हम कहते हैं कि वो नाम रूपवादी है। हमने ये भी देखा कि उपयोगितावादियों का जो दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद है, उसके भी प्रेरक थॉमस होब्स है, जो वो ये कहते हैं कि इस संसार में मानव की जो गतियां हैं वो फेलिसिटी की वजह से पैदा होती है, आनंद की वजह से पैदा होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा आनंद प्राप्त करना होता है, वो बुराई और दुख से बचना चाहता है। ये आनंद प्राप्ति की इच्छा है, यही व्यक्ति के अंदर गति पैदा करती है। और इसी आनंद की चर्चा उपयोगितावादी करते हैं, इसी सुख की चर्चा उपयोगितावादी भी करते हैं। और जैसा आमूल परिवर्तनवाद उपयोगितावादियों ने कर दिया, रेडिकल चेंजेस ले गए पॉलिटिकल थ्योरीज में, आइडिया में, राजनीतिक विचारों में, वैसे ही परिवर्तन हम आज देखेंगे कि थॉमस होब्स लेके आए हैं। तो थॉमस होब्स के राजनीतिक विचार क्या हैं, हम इसके ऊपर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम थॉमस होब्स के पॉलिटिकल आइडियाज के ऊपर सारे मुद्दे को कंसंट्रेट करेंगे, इसके ऊपर मुद्दा आधारित होगा। थॉमस होब्स के राजनीतिक विचार। देखिए, थॉमस होब्स के राजनीतिक विचार समझने हैं तब अपने को, चाहे वो ग्रीक परंपरा के अरस्तु हो, चाहे मध्ययुगीन विचारक हो, हम देखेंगे कि थॉमस होब्स जो कि आधुनिक विचारक है, इनसे अलग है। आधुनिक समय में तो थॉमस होब्स वो पहला दार्शनिक है जो अरस्तु के विचारों का, अरस्तु
को जब हम ये कहते हैं कि ये वैज्ञानिक है, राजनीति विज्ञान का पिता, इसका विरोध करता है। इसका ये कहना है कि अरस्तु ने जो सार और तत्व की चर्चा की है, अरस्तु ने जो फॉर्म की चर्चा की है, आत्मा की चर्चा की है, तो जहां आत्मा की चर्चा आ जाए, फॉर्म की चर्चा आ जाए, तो वहां फिर विज्ञान कैसा? क्योंकि विज्ञान है वो भौतिक चीजों को समझता है, आत्मा को नहीं समझता। वो उन्हीं चीजों को जानता है जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव की जाती है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो वही है, तो सार और तत्व की चर्चा करता है अरस्तु, इसलिए थॉमस हॉब्स उसको राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं मानता। नंबर 1। दूसरा, अरस्तु ये कहता है कि राज्य है ये प्राकृतिक संस्था है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है। थॉमस हॉब्स कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य एक प्राकृतिक नहीं बल्कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसे व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए बनाया है। जैसे व्यक्ति अपने फायदे के लिए पेन बनाया है, ये पेन, वैसे ही उसने अपने फायदे के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है। तो राज्य कृत्रिम है। ये राज्य व्यक्ति के स्वभाव में नहीं है बल्कि व्यक्ति मजबूरी में इस राज्य का निर्माण करता है। और राज्य नैतिक नहीं है बल्कि राज्य का उद्देश्य है वो राजनीतिक है। नैतिकता का तात्पर्य उसको सद्गुणी बनाना। अरस्तु प्लेटो यही कहते हैं कि राज्य व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना चाहता है तो फिर उसे राज्य के अंदर रहना चाहिए और उसकी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। थॉमस हॉब्स कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य का निर्माण सद्गुणों के विकास के लिए और नैतिकता के लिए नहीं हुआ है बल्कि राज्य का निर्माण सुरक्षा के लिए हुआ है। राज्य जीवन रक्षा के लिए पैदा हुआ है, सद्गुणों के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ। अरस्तु की एक बड़ी फेमस कोट है कि राज्य अच्छाई के लिए पैदा हुआ था, अच्छे के लिए पैदा हुआ था, व्यक्ति के जीवन को सद्गुणी बनाने के लिए पैदा हुआ था। राज्य जीवन के लिए पैदा हुआ था और सदजीवन के लिए बना हुआ है। नहीं, राज्य का मूल मंतव्य है वो सदजीवन देना है व्यक्ति को, जबकि थॉमस हॉब्स कहता है नहीं, उसका कार्य है सुरक्षा देना। अरस्तु और ये लोग ये माना करते थे कि व्यक्ति है वो जैविक रूप से अन्योन्याश्रित है। बड़ा जोरदार विचार है अरस्तु का और प्लेटो का कि जैविक रूप से अन्योन्याश्रित है, ऑर्गेनिक इंटरडिपेंडेंसी है। इसका तात्पर्य ये है कि सभी मानव एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, ये इनके स्वभाव में पाया जाता है। ये प्राकृतिक इच्छाएं हैं, व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वो राज्य का निर्माण करता है, परिवार का निर्माण करता है, गांव का निर्माण करता है। तब हम कहते हैं कि वो जैविक रूप से अन्योन्याश्रित, अकेला नहीं रहता सकता था, तो उसने परिवार बनाया। जबकि थॉमस हॉब्स कहता है नहीं, व्यक्ति जैविक रूप से अन्योन्याश्रित नहीं है बल्कि व्यक्ति तो आणविक है, एटॉमिक है। जैसे एटम स्वतंत्र होता है वैसे ही व्यक्ति भी स्वतंत्र और स्वायत्त होता है। तो जहां अरस्तु और प्लेटो समुदायवादी है, वहीं जब हम ये कहते हैं कि हॉब्स आणविक समाज का समर्थन करता है, वो कहता है व्यक्ति स्वतंत्र और स्वायत्त है, तब हम कहते हैं ये तो व्यक्तिवादी है। जहां अरस्तु और प्लेटो उसको समुदाय का हिस्सा मानते हैं और समुदाय को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं थॉमस हॉब्स व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है, इसको केंद्र बिंदु मानता है। तो हमने ये देखा कि हॉब्स के जो राजनीतिक विचार है वो अरस्तु के राजनीतिक विचारों की खिलाफत करते हैं, चाहे वो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में हो, चाहे वो मानव के स्वभाव के संदर्भ में हो, और चाहे वो फिर राज्य का उद्देश्य क्या है इस संदर्भ में हो। तो क्या सिर्फ ग्रीक विचारकों से थॉमस हॉब्स अलग है क्या अरस्तु से अलग है क्या? नहीं, वो मध्ययुगीन विचारकों से भी अलग है। मध्ययुगीन विचारक जिस मुद्दे पे विश्वास किया करते थे, जो उनकी विचार प्रणाली का केंद्र बिंदु था, वो था दो तलवारों का सिद्धांत।
दो तलवारों का सिद्धांत। इट मीन संप्रभुता पोप में और राजा में बंटी हुई है। धार्मिक मामलों में सर्वोच्च पोप होगा और राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च राजा होगा। यानी संप्रभुता का विभाजन हो रखा है, तलवारें दो हो रखी है। होब्स ने कहा तलवार दो नहीं है, तलवार एक है। राजा ही तो राजनीतिक मामलों का सर्वोच्च है और राजा ही धार्मिक मामलों में सर्वोच्च है। और चर्च की जो संस्था है, धर्म की जो संस्था है, वो भी अन्य संस्थाओं की तरह राज्य के नियंत्रण में है। यह कहना है थॉमस होब्स का। मध्ययुगीन की बजाय जहां मध्ययुगीन धर्म आधारित था, वहीं थॉमस होब्स ने धर्म और नैतिकता इनकी अवहेलना की। न उसने धर्म को माना, न उसने नैतिकता को माना। तो ये हम कुछ परिवर्तन देखते हैं। एक और परिवर्तन, मध्ययुगीन व्यक्ति ये जो विचारक हैं, चाहे वो सेंट ऑगस्टाइन हो, थॉमस एक्विनास हो, चाहे ओकम हो, चाहे मार्सिलियो द पैडवा हो, ये सारे विचारक ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति है वो देवीय है, डिवाइन थ्योरी है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, कि राज्य देवताओं ने पैदा किया है। होब्स कहता है कि राज्य देवताओं ने पैदा नहीं किया, राज्य यहां इसमें रहने वाले मानवों ने अपने लिए पैदा किया। तो राज्य देवीय नहीं है, देवताओं की उत्पत्ति नहीं है, ये नागरिकों के आपसी समझौते की उत्पत्ति है। तो राज्य कृत्रिम है। तो अरस्तु की तरह वो कहता है राज्य न प्राकृतिक है न देवीय है, बल्कि राज्य कृत्रिम है। तो दोनों का विरोध करता है राज्य उत्पत्ति के संदर्भ में, वो अरस्तु का और वो प्लेटो का भी और वो मध्ययुगीन विचारकों का भी। तो ये हम एक बड़ा चीज समझ सकते हैं कि थॉमस होब्स कैसे अलग है अरस्तु से, कैसे अलग है मध्ययुगीन विचारकों से। अब हम कह सकते हैं कि जो दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद, फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म, देखिए मैं पहले तो आपको यह बता दूं कि आमूल परिवर्तन होता क्या है। रेडिकल क्या होता है या रेडिकलिज्म क्या होता है? देखिए वो परिवर्तन जो व्यापक होते हैं, बड़े पैमाने पे होते हैं और बिल्कुल उल्टे होते हैं, उनको अपन रेडिकल चेंजेस बोलते हैं, आमूल परिवर्तन बोलते हैं। कोई व्यवस्था राजतंत्रात्मक है और उसको सीमित राजतंत्र अगर आपने बना दिया तो व्यवस्था में रेडिकल चेंज नहीं हुआ है, राजतंत्र सीमित राजतंत्र हो गया है। ये तो धीमा परिवर्तन है, इसको तो पीस मिल इंजीनियरिंग बोलते हैं, खंडशः परिवर्तन या धीमे परिवर्तन है। अगर व्यवस्था राजतंत्रात्मक है, राजा का राज है, और आप उसको हटा के या मार के गणतंत्र ले आते हैं, रिपब्लिक ले आते हैं, मोनार्की की बजाय, राजतंत्र की बजाय गणतंत्रात्मक व्यवस्था आ जाती है, तब हम कहते हैं कि रेडिकल परिवर्तन हो गया। व्यवस्था अगर पूंजीवादी है और आप उसको हटा के और व्यवस्था को साम्यवादी कर देते हैं, तब हम कहते हैं कि परिवर्तन रेडिकल है। तो राजनीतिक विचारों में जो परिवर्तन बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करते हैं, पीछे को सबको नकार देते हैं, उन परिवर्तनों को हम रेडिकल परिवर्तन कहते हैं। तो बताओ, उपयोगितावादी, जिनके लिए हम ये कहते हैं कि बेंथम जैसे लोग हैं, वो दार्शनिक आमूल परिवर्तनवादी है, जिन्होंने राजनीतिक चेतना के क्षेत्र में, राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में बड़े भारी परिवर्तन किए हैं। तो क्या सिर्फ उपयोगितावादियों ने किए हैं क्या? नहीं, उपयोगितावादियों से पहले ये कार्य देखिए थॉमस होब्स कर रहा है। उसने, चलिए छोड़ते हैं कि उसने अरस्तु के लिए ये कहा कि राजनीति वैज्ञानिक नहीं है, उसका विरोध किया अरस्तु का, लेकिन साथ साथ उसने मध्ययुगीन चीजों को भी नकार दिया। उसने संप्रभुता के विभाजन की बजाय अविभाजित, अदेह और निरंकुश संप्रभुता की चर्चा की, एकल संप्रभुता की चर्चा की, निरपेक्ष संप्रभुता की चर्चा की, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की चर्चा की। दो की बजाय एक ही है संप्रभुता। उसने राज्य की देवीय उत्पत्ति को नकार दिया और उसको राज्य को कृत्रिम बताया। उसने धर्म को नकार दिया, जो कि मध्ययुगीन की विशेषता थी। तो हम कह सकते हैं कि थॉमस होब्स है वो उपयोगितावादियों का जो दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद है उसका प्रेरक है। उस जो परिवर्तन करते हैं उपयोगितावादी, उससे पहले ऐसे कुछ परिवर्तन पहले ही कर चुका है थॉमस होब्स। इस मुद्दे के बाद
हम थॉमस होब्स का सामाजिक समझौता देखते हैं। देखिए, हम तीन विचारक करते हैं सामाजिक समझौते के तहत। थॉमस होब्स को करते हैं, जॉन लॉक को करते हैं और रूसो को करते हैं। ये आप 11th में रट लेते हैं, थॉमस होब्स लॉक रूसो, होब्स लॉक रूसो। ये तीनों वो विचारक हैं जो एक मुद्दे के ऊपर एक मत है, और वो एक मुद्दा ये है कि राज्य एक कृत्रिम इकाई है और ये मानव के समझौते का परिणाम है। इस मुद्दे के ऊपर एक मत है। अब समझौता कैसा होगा, मानव चरित्र कैसा होगा, समझौते का उद्देश्य क्या होगा, जो राज्य पैदा होगा वो कैसा होगा, इसके ऊपर वो एक मत नहीं है। लेकिन एक मुद्दे पे एक मत है कि राज्य कृत्रिम है और राज्य वहां रहने वाले मानवों के आपसी समझौते का परिणाम है। तो हम देखते हैं, थॉमस होब्स को समझते हैं, थॉमस होब्स को सामाजिक समझौता करते हैं। जब हम थॉमस होब्स का सामाजिक समझौता करेंगे तो सामाजिक समझौते तक पहुंचने के लिए पहले कुछ चरणों को पार करना होगा। तो हम चरणबद्ध रूप से थॉमस होब्स के राजनीतिक विचारों को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, किसी भी चीज का निर्धारण होता है वो मानव के चरित्र से होता है, मानव के स्वभाव से होता है। जैसा मानव का स्वभाव होता है वैसे ही प्राकृतिक अवस्था होती है। या नेचर ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको। प्राकृतिक अवस्था। इस प्राकृतिक अवस्था में अगला चरण है कि प्राकृतिक अधिकार होते हैं। चलिए, मानव चरित्र, प्राकृतिक अवस्था, इस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार। इस प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं प्राकृतिक नियम। फिर होता है सामाजिक समझौता। यहां होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। और इस सामाजिक समझौते से फिर पैदा होता है राज्य। तो ये है ऐसे करके, और हम राज्य के निर्माण तक इन चरणों के माध्यम से पहुंचते हैं। ये जो प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम है, ये भले ही आप आगे पीछे कर लो, क्योंकि दोनों प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी यही तरीका है। पहले मानव का चरित्र होगा, फिर जैसा मानव चरित्र होगा पहले इसी का वर्णन होता है, फिर वैसी ही प्राकृतिक अवस्था होगी। अगर मानव का चरित्र बुरा है तो प्राकृतिक अवस्था बुरी है, अगर मानव का चरित्र अच्छा है तो प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी है। तो चरित्र के ऊपर निर्भर करती है प्राकृतिक अवस्था कि मानव का चरित्र कैसा है। फिर प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार होते हैं और कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं। अब क्या प्राकृतिक अधिकार हैं, क्या प्राकृतिक नियम है, इनकी हम आगे चर्चा करेंगे। फिर इन प्राकृतिक नियमों और अधिकारों में कोई ना कोई दिक्कत होती है, इसलिए फिर सामाजिक समझौता किया जाता है। और मानव जब आपस में सामाजिक समझौता कर लेते हैं तो उस समझौते से एक कृत्रिम इकाई, एक कृत्रिम राजनीतिक इकाई, एक सिविल सोसाइटी के रूप में राज्य पैदा होता है। और इस राज्य को जो होब्स है वो कॉमनवेल्थ बोलता है। अब एक क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन तैयार हुए अब तक कि होब्स राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है, कॉमनवेल्थ का। अब अपन चलते हैं अगला एक क्वेश्चन ये है कि आप इनको तरतीब से लगाइए। पहले मानव स्वभाव, फिर प्राकृतिक अधिकार, नहीं, पहले मानव स्वभाव, फिर प्राकृतिक अवस्था, फिर प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम, फिर राज्य, फिर सामाजिक समझौता, नहीं, पहले सामाजिक समझौता और फिर राज्य। यानी ये इसी सीरीज के अंदर चलते हैं, ये एक सीरीज है इनकी। तो आप इस सीरीज को भी देखेंगे ये सीरीज कैसे चलती है। अब इनमें से एक एक करके हम चर्चा करेंगे और मानव चरित्र से चर्चा शुरू करेंगे, फिर प्राकृतिक अवस्था की चर्चा करेंगे, फिर प्राकृतिक अधिकार की चर्चा करेंगे, फिर प्राकृतिक नियम, सामाजिक समझौता और राज्य, इन सब की चर्चा करेंगे। यानी अंत में हम कॉमनवेल्थ की भी चर्चा करेंगे। तो चर्चा की और आगे बढ़ाते हैं और सामाजिक समझौते तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। राज्य का निर्माण कैसे हुआ था इस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
सर्वप्रथम चर्चा करते हैं मानव चरित्र की, कि मानव का चरित्र कैसा है। देखिए, मानव चरित्र को समझना है तो एक चीज अपने को समझनी होगी। एक नियम है मनोवैज्ञानिक अहमवाद का। सीधा ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो मनोवैज्ञानिक अहमवाद का जो कंसेप्ट है ये किसका है? साइकोलॉजिकल इगोइज्म। मनोवैज्ञानिक अहमवाद। अब इस पूरी चर्चा में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है मनोवैज्ञानिक अहमवाद, साइकोलॉजिकल इगोइज्म है क्या, हम इसको समझें। हम इसी को समझते हुए मानव चरित्र को समझ जाएंगे। थॉमस हॉब्स का यह कहना है कि मानव होता है वो अहमवादी होता है, मानव होता है वो स्वस्वार्थी होता है, सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, मानव होता है वो बुरा होता है, और जो मानव होता है वो शक्ति प्रेमी होता है। वो अहमवादी, इगोइस्टिक, स्वार्थी, बुरा, शक्ति प्रेमी, झगड़ालू होता है। अब ऐसा होता क्यों है? तब थॉमस हॉब्स व्यक्ति की 3 मूल प्रवृत्तियां बताता है कि एक व्यक्ति में 3 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाएगा, यानी व्यक्ति का स्वभाव बुरा होता है। कौन सी 3 मूल प्रवृत्तियां हैं? तो वो कहता है एक है असुरक्षा, दूसरी है प्रतिस्पर्धा, और तीसरी है कीर्ति। असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और कीर्ति, ये 3 मूल प्रवृत्तियां होती है। हर एक आदमी को मौत का भय होता है, सबका ही होता है, नंबर 1। दूसरा, उसमें कंपटीशन का भाव होता है, और तीसरा, वो चाहता है कि मेरे को सब जाने में प्रसिद्ध हो जाऊं। ये 3 मूल प्रवृत्तियां हर एक व्यक्ति में पाई जाती है, और इन्हीं 3 मूल प्रवृत्तियों की वजह से व्यक्ति बुरा होता है। तो देखते हैं कारण क्या है। ऐसी ही कुछ मूल प्रवृत्तियों की चर्चा है वो मैकियावेली भी करता है। मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति में प्रेम, भय, संपत्ति, घृणा, अवमानना, ऐसी कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है कि व्यक्ति प्रेम से चलता है, यानी मूल प्रवृत्ति है प्रेम करना। वो भयभीत रहता है अपनी संपत्ति को लेके, अपने जीवन को लेके, अपने परिवार को लेके, उसमें भय होता है, उसमें घृणा होती है, उसमें अवमानना होती है। ऐसे करके वो भी कुछ मूल प्रवृत्तियां बताता है मैकियावेली भी। रूसो भी कहता है कि जो मानव होता है उसमें 2 मूल प्रवृत्तियां होती है। एक होती है आत्मरक्षा की, और दूसरी होती है परोपकार की, यानी वो खुद को प्रेम करता है और दूसरों से भी प्रेम करता है। ये 2 मूल प्रवृत्तियां होती है रूसो के अकॉर्डिंग। तो स्वस्वार्थ और परस्वार्थ, ये 2 मूल प्रवृत्तियां रूसो बता के गया है। अब 3 मूल प्रवृत्तियां हैं मानव चरित्र की, ये कहना है थॉमस हॉब्स का। असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और कीर्ति, ये एक क्वेश्चन। असुरक्षा क्यों? क्योंकि उसे बड़ा प्रेम है अपने जीवन से, तो उसको लगता है कि कोई मेरा जीवन छीन नहीं ले, उसके हमेशा ही मन में असुरक्षा बनी रहती है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा वो इसलिए करता है ताकि वो लाभ कमा सके। और कीर्ति, कीर्ति वो अहम तुष्टि के लिए चाहता है। देखिए, कीर्ति हमारे अहम की तुष्टि करती है। आप जैसे ही गए, हजारों लोग आपके स्वागत में थे, आप जैसे ही खड़े हुए बोलने के लिए, लाखों लोग आपको सुनने के लिए थे। तो ये कीर्ति है, ये हमारे अहम को तुष्टि देती है कि लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, लोग मेरी बात मानते हैं। तो ये 3 मूल प्रवृत्तियां हर एक व्यक्ति में पाई जाती है। अब यही मूल प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति को अहमवादी, स्वार्थी, बुरा और शक्ति प्रेमी बनाती है। क्यों? हर एक व्यक्ति जीवन चाहता है, हर एक व्यक्ति लाभ चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने अहम की तुष्टि चाहता है, हर एक व्यक्ति वैभव चाहता है, हर एक व्यक्ति नाम चाहता है, हर एक व्यक्ति प्रसिद्धि चाहता है। तो क्या इतना कुछ है? क्या है? नहीं है। नहीं तो फिर क्या होता है?
चीजें कम है और प्राप्त करने वाले ज्यादा हैं, तो फिर आपस में वो संघर्ष करते हैं, वो दूसरों के बजाय खुद के बारे में सोचते हैं, इसलिए ये सारी चीजें पैदा होती है। होब्स बड़ी जोरदार बात बोलता है कि व्यक्ति शक्ति प्रेमी होता है। तो होब्स कहता है कि शक्ति की इच्छा, बड़ी जोरदार कोटेशन है शक्ति के बारे में। देखिए इस मामले में वो यथार्थवादी है होब्स। बार बार चर्चा चलती है कि रियलिस्टिक कौन होते हैं, वो जो हिंसा, युद्ध, शक्ति, इनकी चर्चा करते हैं, जो व्यक्ति को नैतिक की बजाय अनैतिक मानते हैं और उसका मूल स्वभाव है वो शक्ति प्रेमी बताते हैं, उनको अपने यथार्थवादी बोलते हैं। होब्स भी यथार्थवादी है। होब्स खुद लिखता है, बड़ी फेमस कोटेशन है होब्स की, कि प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति की इच्छा ऐसी अदम्य इच्छा होती है जो उसकी मृत्यु के साथ समाप्त होती है। देखिए याद रखें आप इस कोटेशन को, कि शक्ति की इच्छा प्रत्येक मानव की एक अदम्य इच्छा है, यानी कभी खत्म नहीं होने वाली इच्छा है। शक्ति की इच्छा हर एक मानव में होती है, चाहे वो कोई हो, लेकिन ये कब समाप्त होती है? जिंदा जी समाप्त नहीं होती। हाँ ये है कि जब वो शमशान घाट पहुंच जाता है तब समाप्त होती है। उससे जब तक जिंदा है हर एक व्यक्ति शक्ति प्राप्ति की इच्छा रखता ही है, चाहे वो अपनी पत्नी के ऊपर शक्ति हो, चाहे अपनी औलाद पे शक्ति हो, चाहे अपनी संपत्ति पे शक्ति हो, चाहे अपने नाम की शक्ति हो, चाहे राजनीतिक शक्ति हो। हर एक व्यक्ति शक्ति का भूखा होता है। मूल स्वभाव होता है उसके अकॉर्डिंग कि व्यक्ति शक्ति से प्रेम करता है। तो हमने देखा कि 3 मूल प्रवृत्तियां होती है। अब देखिए इसको वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं कि व्यक्ति क्यों बुरा होता है, क्यों इसकी ये मूल प्रवृत्तियां होती है, ये क्यों होता है, ये सब कुछ ऐसा। इसके लिए हमें समझना होगा मनोवैज्ञानिक अहमवाद को। तो अब जो अपनी चर्चा चलेगी वो मनोवैज्ञानिक अहमवाद के ऊपर है, साइकोलॉजिकल इगोइज्म के ऊपर है, कि आदमी बुरा क्यों होता है। तो अगर इस मुद्दे को समझना है कि आदमी बुरा क्यों है, तो फिर हमें समझना होगा कि उसमें व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक अहमवाद पाया जाता है। देखिए एक और थ्योरी करती थी अपन ने, जब अपन कर रहे थे मैकियावेली को, तब भी एक हमने थ्योरी की थी सार्वभौमिक अहमवाद। यूनिवर्सल इगोइज्म, और ये है साइकोलॉजिकल इगोइज्म। दोनों में फर्क है, दोनों के विचारक भी अलग अलग है। साइकोलॉजिकल इगोइज्म है वो तो थॉमस होब्स का है, और यूनिवर्सल इगोइज्म है, सार्वभौमिक अहमवाद है, वो मैकियावेली का है। थोड़ा सा अंतर समझते हैं क्या है। मैकियावेली ये जरूर कहता है कि इस संसार के सभी के लोग, यानी सार्वभौम होता है सब जगह, जहां भी आप देखोगे, किसी भी युग में देखोगे आप, व्यक्ति स्वार्थी होता है, अहमशील होता है, इगोइस्टिक होता है, शक्ति प्रेमी होता है, झगड़ालू होता है, सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, इंडिविजुअल गुड चाहता है, सिर्फ अपना कल्याण चाहता है, औरों से उसे कोई मतलब नहीं होता। तो आप सब जगह देखोगे कि व्यक्ति ऐसा ही होता है, इसलिए उसका जो अहमवाद है वो सार्वभौमिक है। होब्स तो इसको समझाता है कि क्यों होता है वो स्वार्थी। वो कहता है वो अपने मनोविज्ञान की वजह से स्वार्थी होता है। ये मनोविज्ञान कैसे पैदा होता है, कुछ इच्छाएं, कुछ उसकी मनोवैज्ञानिक जो चीजें हैं वो क्यों पैदा होती है, होब्स इसको वैज्ञानिक तरीके से समझाता है। इसलिए इसका जो अहमवाद है वो मनोवैज्ञानिक अहमवाद है। मैकियावेली तो साधारण अवलोकन के द्वारा बताता है कि मैंने देखा है कि व्यक्ति ऐसे होते हैं, साधारण अवलोकन के द्वारा बताता है। जबकि होब्स जो बताता है, होब्स तो बताएगा कुछ वैज्ञानिक तरीके से, कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से। अब समझते हैं कि मानव का चरित्र बुरा क्यों होता है थॉमस होब्स के अकॉर्डिंग। तो उसका कारण है मनोवैज्ञानिक अहमवाद। ये क्यों आता है, तो अपने को फिर चलना होगा वही गैलीलियो, वही केपलर, वही फ्रांसीसी बेकन, कि हमें समझना होगा गति को। यानी इसको हम वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं, मोशन मूल चीज है, गति मूल चीज है। होब्स बोलता है कि एक मानव के शरीर में 2 प्रकार की गतियां पाई जाती है। देखिए भौतिकतावादी है तो शरीर की चर्चा करेगा, आत्मा की चर्चा नहीं करेगा, फॉर्म की चर्चा नहीं करेगा। तो एक व्यक्ति में 2 प्रकार की गतियां पाई जाती है। एक को अपन जड़ गति बोल देते हैं या शारीरिक गति बोल देते हैं, और एक को अपन नाम दे देते हैं मनोवैज्ञानिक गति।
ये दो प्रकार की गतियां पाई जाती है। जड़ गति ये सबके शरीर में पाई जाती है, ये पशुओं के शरीर में भी पाई जाती है, मानव के शरीर में गतियां पाई जाती है। मैंने श्वास लिया, ये जैव गति है। हमारी जो पाचन तंत्र काम कर रहा है, ये जैव गति है। हमारा जो श्वसन तंत्र काम कर रहा है, ये जैव गति है। हमारा जो रुधिर तंत्र काम कर रहा है, ये एक मशीन की तरह, यंत्र की तरह हमारा हृदय काम कर रहा है, ये जैव गति है। तो ये है जैव गतियां, चाहे पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो या रुधिर तंत्र हो, ये सब जैव गतियां हैं जो अपने आप चलती रहती है। हमारे सोचने वोचने से इनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं पड़ता। ये सौ गतियां होती है जो अपने आप ही पैदा होती रहती है। तो ये तो है सौ गति। जड़ गतियां होती है, ये सौ गति होती है। हृदय आप अपने हिसाब से बंद और चालू नहीं करते, आप भूल भी जाओगे तो भी ये चलता रहता है, ये सौ गतियां होती है। अब आ गई मनोवैज्ञानिक गतियां। मनोवैज्ञानिक गतियां वो होती है जो बाहरी धक्के से पैदा होती है, बाहरी उद्वेलन से पैदा होती है, बाहरी उद्वेगों से पैदा होती है, बाहरी उद्दीपक से पैदा होती है। चलिए, आपको नहीं समझ में आता कि उद्दीपक क्या होता है, तब आप जब मनोविज्ञान पढ़ते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें मुझे नहीं पता कि आप किसका नियम पढ़ते हैं, मैं भूल रहा हूं अभी उसका, कि एक कुत्ता है, उसके मुंह पे लार नहीं है, आप उसके सामने रसगुल्ला रखते हैं, रसगुल्ला रखते ही और कुत्ते के मुंह पे लार आ जाती है। फिर आप एक दिन क्या करते हैं, जैसे ही रसगुल्ला रखते हैं तो आप घंटी बजाते हैं साथ में, घंटी के साथ ही रसगुल्ला आता है, रसगुल्ले को देखते ही कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है। फिर एक दिन आप क्या करते हैं, रसगुल्ला नहीं रखते हैं, सीधे घंटी बजाते हैं, तब भी आप देखते हैं कुत्ते के मुंह में लार आ गई है जीभ के ऊपर, वो सोचा रसगुल्ला आ गया है। खैर, इस प्रयोग को अपनी यही छोड़ते हैं। मैं तो बाहरी उद्दीपक, बाहरी धक्के की चर्चा कर रहा हूं जो हमारे शरीर में मनोवैज्ञानिक गतियां पैदा करता है। ये था बाहरी उद्दीपक। क्या कुत्ते की जीभ के ऊपर जो लार पैदा हुई वो स्वतः पैदा हुई या बाहरी उद्दीपक रसगुल्ले ने वो पैदा की? तो हमने देखा कि बाहरी जो उद्दीपक था रसगुल्ला, उसने उसकी जीभ के ऊपर लार पैदा की। तो हम कैसे समझे कि मनोवैज्ञानिक गति क्या है? देखिए, ऐसे ही बाहरी उद्दीपक है वो मानव को प्रभावित करते हैं। एक मनुष्य है या हम हैं, हमने किसी के पास कार देखी, लंबी सुंदर सी कार देखी। अब क्या होगा, उस भौतिक चीज को देखते ही हमारे मन में, उस आंखों से देखी, आंखों से देखते ही हमारे मन में संवेदनाएं पैदा हुई। नर्व सिस्टम से वो आंख ने कहा, दिमाग को भेजी वो चीज तेजी से, कार की छवि हमारे दिमाग में बनी, आंखों ने देखी और जल्दी से वो दिमाग के पास भेज दिया। अब ये मस्तिष्क क्या करेगा? इस बाहरी संवेदना की वजह से, उस बाहरी दृश्य की वजह से, उस कार को, जो बाहरी चीज है उसको देखने की वजह से हमारे मस्तिष्क में इच्छाएं पैदा होगी कि काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती। तो बाहरी उद्दीपक हैं, ये मानव के मन में इच्छाएं पैदा करते हैं। तो देखिए, ये कैसी गति है? ये मनोवैज्ञानिक गति है। ये कैसे हुई? पहले उसकी छवि बनी आपकी आंखों में, आंखों से फिर वो गई नर्व सिस्टम में, नर्व सिस्टम से जाके वो दिमाग में गई और दिमाग में इच्छा पैदा हुई। इसको हम मनोवैज्ञानिक गतियां बोलते हैं। और ये बाहरी धक्कों या बाहरी उद्दीपक की वजह से पैदा होती है। ये उद्दीपक आपके मन में इच्छाएं पैदा करता है और ये इच्छाएं हैं, यही व्यक्ति को बुरा बनाती है। आपके मन में इच्छा है कीर्ति की, आपके मन में इच्छा है लाभ की, आपके मन में इच्छा है अपनी सुरक्षा की। बस यही इच्छाएं हैं जो व्यक्ति को आपस में झगड़ा करवाती हैं। ये इच्छाएं हैं जो व्यक्ति को बुरा बनाती है। ये इच्छाएं हैं जो व्यक्ति को शक्ति प्रेमी बनाते हैं। शक्ति की इच्छा एक मनोवैज्ञानिक गति की वजह से पैदा होती है। अब हम कह सकते हैं कि मानव इसलिए बुरा है क्योंकि उसके बाहरी उद्दीपक हैं, वो उसको बुरा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। एक व्यक्ति ने बड़ी सी कोठी बनाई, एक व्यक्ति बड़ा सा मोबाइल लेके आया एप्पल का। अब उसको देखते ही अन्य व्यक्ति भी सोचते हैं कि हमारे पास भी ऐसी कोठी हो,
हमारे पास भी ऐसा सुंदर सा एक मकान हो, हमारे पास ही एक ऐसा सुंदर मोबाइल हो, हमारे पास सुंदर गाड़ी हो, हमारे पास भी सुंदर लाडी हो। यह जो लाडी पाडी और गाड़ी के जो चक्कर हैं, ये दूसरों के देख के हमारे मन में पैदा होते हैं। हम भी फिर उनकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं, क्योंकि वो चीजें तो सीमित है, वो लाडियां भी सीमित है, वो गाड़ियां भी सीमित है, वो घर भी सीमित है। तब फिर उनके लिए संघर्ष होता है। फिर जिसमें जो शक्तिशाली होता है वो क्या करता है, उन चीजों को प्राप्त कर लेता है। तो फिर जो कमजोर होता है वो उसके लिए फिर झगड़ता है। तो फिर व्यक्ति क्या है, तो व्यक्ति फिर झगड़ालू है, व्यक्ति शक्ति प्रेमी है। व्यक्ति क्यों चाहता है शक्ति? ताकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, ताकि वो फेलिसिटी की प्राप्ति कर सके, ताकि वो आनंद की प्राप्ति कर सके। आनंद क्या है? इच्छा की पूर्ति आनंद है। तो हम बार बार चर्चा करते हैं, होब्स कहता है कि मेन चीज है आदमी में, वो है फेलिसिटी। फेलिसिटी का तात्पर्य होता है व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता है। और आनंद क्या है? कि जो आपने इच्छा की वो चीज आपको मिल गई, वो है आनंद। अब वो मिलेगी कैसे? तो मिलेगी तो तब जब आपके पास उसको प्राप्ति के लिए आपके पास क्या होगी? शक्ति होगी। तो जिसके पास शक्ति थी उसने प्राप्त कर ली, वो आनंद उठा रहा है। तो आप सोचते हैं मैं भी शक्ति प्राप्त करूं, तो सारे लोग फिर शक्ति की दौड़ में लगते हैं। जब सब लोग शक्ति चाहते हैं तो आपको पता है शक्ति तो होती नहीं है इतनी। शक्तिशाली तो कुछ ही हो सकते हैं, बड़े घर, अच्छी संपत्ति, अच्छा बैंक बैलेंस, ये तो चीजें सीमित है ना। संसाधन सीमित है, इच्छाएं असीमित है। ये असीमित इच्छाएं ही तो आपस में संघर्ष पैदा करती है शक्ति का। संसाधन सीमितता और इच्छा असीमितता, ये है मानव की बुरा होने का मूल कारण। और ये इच्छाएं क्यों पैदा होती है? ये तो मनोवैज्ञानिक गतियां हैं। तो हर चीज एक गति का परिणाम है। देखिए, वैज्ञानिक तरीके से हम समझे कि हम इसलिए बुरे नहीं हैं कि हमारे विचार बुरे हैं, हमारी आत्मा बुरी है। हम इसलिए बुरे हैं क्योंकि बाहरी उद्दीपक हमें शक्ति प्रेमी और बुरा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बाहरी उद्दीपक हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करते हैं। तो हम इसको वैज्ञानिक तरीके से समझें। हम क्रूर क्यों हैं? इसलिए नहीं कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया या भगवान की गलती है, हमने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ओरिजिनल सिन नहीं है। इसका मूल कारण ये है, ये मनोवैज्ञानिक गतियां हैं। तो अब हम कह सकते हैं, देखिए कितना वैज्ञानिक तरीके से समझा रहा है होब्स हमें कि हमारी बुराई के पीछे कोई आत्मा, परमात्मा, पाप, पुण्य नहीं है, बल्कि हमारी बुराई के पीछे मूल कारण है मनोवैज्ञानिक गति, बाहरी उद्दीपक, हमारी असीमित इच्छाएं। तो हमने चर्चा की फेलिसिटी की कि आदमी इस फेलिसिटी के लिए, आनंद के लिए जीता है, और वो जो उसकी मनोवैज्ञानिक गतियां हैं वो उसको बुरा बनाती है। अब हम समझ गए हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आ जाता है फेलिसिटी क्या है, व्यक्ति क्यों बुरा होता है? इच्छाओं की वजह से। इच्छाएं क्यों पैदा होती है? बाहरी उद्दीपकों की वजह से। व्यक्ति के अंदर कितनी सौगति और मनोवैज्ञानिक गति, दो गतियां पाई जाती है? ऐसे क्वेश्चन उठ जाते हैं कई बार। तो हमने यहां देखा, फिर एक आ गया सीधा मनोवैज्ञानिक अहमवाद। हम एक चीज को समझ गए हैं, मानव के स्वभाव को समझ गए। तो जैसा मानव का स्वभाव होगा वैसे ही होगी प्राकृतिक अवस्था। अब हम प्राकृतिक अवस्था की चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था कैसी है, नेचर ऑफ स्टेट कैसी है, प्राकृतिक अवस्था कैसी है। अब आप स्वतः कह सकते हैं कि मानव बुरा है तो प्राकृतिक अवस्था भी बुरी होगी। पहले तो हम ये देखें कि प्राकृतिक अवस्था कौन सी अवस्था है। देखिए, ये वो काल्पनिक अवस्था है नंबर एक। चलो छोड़ते, इसको भी छोड़ते, इसकी फिर चर्चा कर लेंगे। प्राकृतिक अवस्था राज्य से पूर्व की अवस्था है। इस प्राकृतिक अवस्था के बाद सामाजिक समझौता होता है और फिर राज्य का निर्माण होता है। तो जो राज्य पूर्व स्थिति होती है, जब राज्य का निर्माण नहीं होता, राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं हुई थी, राजनीतिक सत्ता नहीं बनी थी, उससे पहले की अवस्था को हम प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। चलो, नहीं समझ में आ रही है क्या है प्राकृतिक अवस्था? तो अपन चलते हैं
कि मनु को क्यों आना पड़ा, पहला राजा मनु क्यों बना। वो इसलिए बना कि पहले हालात टाइट थी, सारे लोग एक दूसरे को मार रहे थे, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था, मत्स्य न्याय था। तब उस मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए फिर मनु को पैदा किया गया, राजनीतिक सत्ता पैदा की गई, राजा पैदा किया गया, राज्य पैदा किया गया। तो ऐसी वो अवस्था जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, उस अवस्था को हम बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था बाद में भंग हो जाती है, राजनीतिक अवस्था आती है, यानी राज्य का निर्माण होता है सामाजिक समझौते के बाद। अब हम देखें कि ये जो होब्स की द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था है ये कैसी है, हम इसकी चर्चा करते हैं। होब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था। तो होब्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें उद्योग नहीं है। उद्योग नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लाभ सुनिश्चित नहीं है। बड़ी मजेदार चीज है, उद्योग नहीं है, अच्छे काम धंधे नहीं है, लोगों के पास निजी पूंजी नहीं है, उनके पास संपत्ति नहीं है। देखिए इस अवस्था में संपत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि संपत्ति सुरक्षित नहीं है। लोग उद्योग कब लगाते हैं, फैक्ट्रियां कब लगाते हैं, संपत्ति कब कमाते हैं, निजी संपत्ति कब बनाते हैं? ये तब बनाते हैं जब उनको पता होगा कि इसका लाभ कौन उठाएंगे, हम उठाएंगे। चलिए, आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां बहुत भारी अपराध होते हैं और आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। अब आप कहेंगे चलो अच्छा पैसा कमाते हैं, उसका एंजॉय उठाएंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे ही रुपए कमाते हैं, आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, अच्छे डॉक्टर हैं आप, इतने में एक आएगा गुंडा आपके यहाँ कनपट्टी पे गन रखेगा, ला भैया कितने हैं, सारे के सारे निकाल दे। अब आपको वो सारे 1 करोड़ रुपए जो आपने पिछले 2-3 साल में दिन रात मेहनत करके कमाए थे वो सारे ले गया। बताओ आप आगे से मेहनत करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। तो जहां फल सुरक्षित नहीं होते, यानी आदमी काम तभी करता है जब उसके बदले में उसका फल मिले और वो फल सुरक्षित होना चाहिए, तब व्यक्ति उद्योग करता है, व्यक्ति पूंजी लगाता है, व्यक्ति फैक्ट्रियां बनाता है। तो ये कहता है कि फल सुरक्षित नहीं है, लाभ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उद्योग नहीं है। फिर आगे कहता है कोई संस्कृति नहीं है, फिर कहता है कोई साहित्य नहीं है, फिर कहता है कोई कला नहीं है, फिर कहता है लोग समुद्री यात्रा भी नहीं करते, नेविगेशन भी नहीं है, समुद्री यात्रा भी नहीं है। तो फिर क्या है? फिर कहता है कि ये प्राकृतिक अवस्था क्रूर, कि कैसी है ये प्राकृतिक अवस्था? क्रूर है, ये बर्बर है, ये छोटी है, ये क्षणभंगुर है, एक क्षण में ही भंगुर हो जाती है। ऐसी क्रूर बर्बर बुरी अवस्था है प्राकृतिक अवस्था। तब हम कह सकते हैं कि ये ऐसी अवस्था है जिसमें क्या पाया जाता है? मत्स्य न्याय पाया जाता है, मत्स्य न्याय पाया जाता है इस अवस्था में। तो मत्स्य न्याय का तात्पर्य यह है कि कोई भी सुरक्षित नहीं होता। यहां कोई भी सुरक्षित का तात्पर्य यह है कि न छोटी मछली सुरक्षित है न बड़ी मछली सुरक्षित है। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है तो छोटी मछली गई, छोटी मछलियां बड़ी मछली के डर से एक हो जाती है और वो मिलके बड़ी मछली का पेट फाड़ देती है, तो बड़ी मछली भी सुरक्षित नहीं है। तो यहां मत्स्य न्याय है, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। ये कैसी अवस्था है? तो इसके लिए होब्स कहता है ये प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक के खिलाफ अवस्था है। यहां हरेक व्यक्ति हरेक के खिलाफ है, ये है ऐसी अवस्था, यानी किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की, ये कई बार कोटेशन है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक के खिलाफ अवस्था है। ये ऐसी अवस्था है जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जैसा कि जॉन रोल्स कह के गया है। जॉन रोल्स कहता है कि ये है कैदी की दुविधा वाली अवस्था, कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डायलेमा।
प्रत्येक के खिलाफ अवस्था। कैदी की दुविधा का तात्पर्य यह है कि एक कैदी को यह लगता है कि दूसरा कैदी उसके ऊपर हमला करेगा, अगर उसने पहले हमला नहीं किया तो वो उस पर हमला कर देगा। तो ये ताक में रहते हैं और ये पहले हमले के चक्कर में रहते हैं, यानी बहुत ही क्रूर स्थिति होती है। ये होती है कैदी की दुविधा कि अगर उसने हमला नहीं किया तो सामने वाला उसके ऊपर हमला कर देगा, उसको मार देगा, तो वो पहले हमला करता है। तो दोनों तैयार रहते हैं लड़ने और झगड़ने के लिए। तो ऐसी झगड़ालू, क्रूर, बर्बर और छोटी और क्षणभंगुर अवस्था होती है जो प्राकृतिक अवस्था होती है। तो यह अवस्था कैसी है? तब ये कहता है उद्योग नहीं है, यात्रा नहीं है, संस्कृति नहीं है, साहित्य नहीं है। फिर एक जगह ये और कहता है कि समाज भी नहीं है। देखिए, यही इन्हीं से समाज बनता है, ये समाज भी नहीं है। तो प्राकृतिक अवस्था कैसी अवस्था है? तो प्राकृतिक अवस्था एक समाज पूर्व अवस्था है, एक राज्य पूर्व अवस्था है। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यहां ये कई बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक अवस्था समाज पूर्व भी है और राज्य पूर्व भी है। खुद कह रहा है होब्स कि ये समाज भी नहीं बनाता, ऐसी अवस्था है। समाज क्या है और राज्य क्या है? देखिए, समाज एक बड़ी इकाई है, इसमें धर्म भी आता है, इसमें शिक्षा भी आती है, इसमें अर्थव्यवस्था भी आती है, इसमें राजनीति व्यवस्था भी आती है। यानी समाज में तो समस्त गतिविधियां आ जाती है, चाहे वो गतिविधियां बाजार की हो यानी अर्थव्यवस्था की हो, चाहे वो धार्मिक गतिविधियां हो, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधियां हो, चाहे राजनीतिक गतिविधियां हो। तो राज्य तो समाज का एक पार्ट है। समाज एक बड़ी इकाई है, उसी के अंदर रहता है राज्य, उसी में रहता है धर्म, उसी में रहता है बाजार, उसी में रहती है शिक्षा। तो राज्य है एक बड़ी समाज है एक बड़ी इकाई। तो ये समाज पूर्व भी है, क्योंकि शिक्षा नहीं है, धर्म नहीं है, संस्कृति, साहित्य, कला कुछ भी नहीं है। तो ये समाज पूर्व भी है। यहां अभी राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू नहीं है, राज्य पूर्व भी। हम कह भी रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था वो अवस्था होती है जब राज्य नहीं बना था, लेकिन होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वो समाज पूर्व और राज्य पूर्व दोनों है। तो प्राकृतिक अवस्था फिर और कैसी है? तब हम एक और कहता है, खुद ये भी कहता है ये प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक अवस्था है। थॉमस होब्स कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये अवस्था कहीं है। हाँ, एक जगह जरूर कहता है कि ऐसे क्रूर लोग अमेरिका में जरूर पाए जाते हैं, लेकिन बाकी मुझे नहीं लगता ऐसे लोग कहीं होते हैं क्या। तो ये अवस्था अमेरिका में वो जरूर कहता है कि ऐसे क्रूर लोग पाए जाते हैं, लेकिन बाकी मुझे नहीं लगता कहीं ऐसी अवस्था थी क्या या है क्या। तो इस अवस्था को हम प्राकृतिक अवस्था जो होब्स की है ये काल्पनिक अवस्था है। यानी वास्तव में ऐसी कोई मत्स्य न्याय वाली, ऐसी कोई क्षणभंगुर और बर्बर अवस्था नहीं थी जहां किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था। तो क्लेरेंडन जैसे लोग इसकी आलोचना करते हैं कि इसने मानव को गया गुजरा मान लिया है, इसीलिए इसकी प्राकृतिक अवस्था ऐसी है। तो ये हमने प्राकृतिक अवस्था की क्या क्वेश्चन बनते हैं कि ये समाज पूर्व अवस्था है, ये राज्य पूर्व अवस्था है। जॉन रोल्स कहता है ये ऐसी अवस्था है, इसके लिए वो कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डायलेमा शब्द का प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये कोटेशन आती है कि कौन कहता है कि प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक के खिलाफ अवस्था है, तो वो थॉमस होब्स कहता है। फिर ये आ जाता है कि उद्योग नहीं है क्योंकि लाभ और फल सुरक्षित नहीं है, संस्कृति नहीं है, कला नहीं है, अत्यंत बर्बर, क्षण और छोटी भंगुर है। तो ये कोटेशन पूछी जा सकती है, तो ये भी थॉमस होब्स की है। तो ये हमने थॉमस होब्स की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। अब इस प्राकृतिक अवस्था में क्या पाए जाते हैं ये हम और समझने की कोशिश करते हैं। अब इस विचार प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए और फिर अपन करते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। पहले हम प्राकृतिक अधिकार कैसे होते हैं। वो अधिकार जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं वो प्राकृतिक अधिकार है। अधिकार दो कई प्रकार के होते हैं। एक वैधानिक अधिकार होते हैं, जो राज्य प्रदान करता है वो वैधानिक अधिकार होते हैं,
और जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं वो प्राकृतिक अधिकार होते हैं। तो होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है, राज्य निर्माण नहीं हुआ है, तो क्या उसमें कोई प्राकृतिक अधिकार पाया जाता है क्या? होब्स कहता है कि यहाँ इतने प्राकृतिक अधिकार होते हैं और यहाँ तक कि ये भी अधिकार होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के ऊपर दूसरे व्यक्ति का अधिकार होता है। देखिए बड़ी मजेदार है ये चीज कि इतने अधिकार है कि उसके अधिकारों की कोई सीमा ही नहीं है, और उसको यहां तक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को कि वो दूसरे का जीवन भी छीन सकता है, क्योंकि तो मारकाट की अवस्था ना, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की अवस्था है। तो मेरा जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक कि आप मुझे मारते नहीं है। तो आपको इतना अधिकार है कि आप किसी को मार भी सकते हैं। तो दूसरों का जीवन भी और किसी के हाथ में होता है। मेरा जीवन आपके हाथ में और आपका जीवन मेरे हाथ में। मुझे इतना अधिकार है कि आपका जीवन मेरे हाथ में है। तो ऐसी बर्बर अवस्था में ये प्राकृतिक अधिकार पाया जाता है। और देखें, हक्सले कहता है कि ये अधिकार, प्राकृतिक अवस्था के जो अधिकार हैं होब्स के, ये तो शेर के अधिकार हैं। यानी अधिकारों का उपभोग वो ही कर सकता है जो शेर की तरह हो, ये बोलता है हक्सले। यानी माइट इज राइट। जिसके पास शक्ति होगी वही अधिकारों का प्रयोग करेगा, वरना दूसरे लोग जो उससे शक्तिशाली है वो उसके अधिकार छीन लेंगे। लेकिन एक अधिकार है जिसकी सब इच्छा करते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था में जो एक मूल अधिकार है वो है जीवन का अधिकार। कि प्रत्येक व्यक्ति और किसी अधिकार से प्रेम करे नहीं करे, अपने जीवन से जरूर प्रेम करता है। तो प्राकृतिक अवस्था में जो मूल अधिकार पाया जाता है वो जीवन का अधिकार पाया जाता है, क्योंकि मृत्यु का भय है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे इस मृत्यु से बचने के लिए सिर्फ किसके बारे में सोचता है? जीवन के बारे में, कि मैं बचूं कैसे। तो यहां एक जो सबसे पवित्र अधिकार है वो है जीवन का अधिकार। जॉन लॉक एक बड़ी जोरदार बात बोलता है। जॉन लॉक कहता है कि होब्स की जो विचार प्रणाली है ना, वो सारी की सारी जीवन के अधिकार के चारों ओर घूमती रहती है, क्योंकि इस व्यक्ति को मृत्यु का भय है। खुद थॉमस होब्स भी कहता है कि मैं और मेरा भय, और काहे का? जीवन का भय। क्योंकि गृह युद्ध में जो प्यूरिटन क्रांति थी उसमें किसी का जीवन सुरक्षित नहीं था। तो हर एक व्यक्ति ऐसे अराजक वातावरण में जो चीज चाहता है वो जीवन चाहता है। तो जॉन लॉक कहता है कि होब्स का जो मानव है, होब्स के मानव की जो क्लोजिट है यानी कोठरी है, उस कोठरी का प्रत्येक दरवाजा मृत्यु के भय से खुल गया। होब्स के मानव की क्लोजिट का प्रत्येक दरवाजा मृत्यु के भय से खुल गया। इसका तात्पर्य यह है कि हम होब्स का जो समझौता और उसके बाद जो राज्य बना या जो कुछ हुआ, व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था को छोड़ के क्यों गया राज्य के अंदर, क्यों उसने सामाजिक समझौता किया? तो इन सब के जो मूल में है वो है मृत्यु का भय, और मृत्यु के भय को दूर करने के लिए उस व्यक्ति को चाहिए जीवन का अधिकार। तो सबसे जो पवित्र अधिकार है होब्स की नजर में, प्राकृतिक अधिकार, वो है जीवन का अधिकार। और ये जो प्राकृतिक अधिकार वाली बात है होब्स की कि जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, ये इसकी ली हुई है ह्यूगो ग्रोसियस से। ह्यूगो ग्रोसियस। एक क्वेश्चन ये आ गया कि ये जो जीवन का अधिकार है वो किससे लिया है होब्स ने, या किससे प्रेरित होकर जीवन को अधिकार को मूल अधिकार माना है? तो वो है ह्यूगो ग्रोसियस। देखिए ह्यूगो ग्रोसियस को अपन तब पढ़ते हैं जब अपन संप्रभुता पढ़ते हैं।
जब संप्रभुता, हम बाहरी संप्रभुता पढ़ते हैं, संप्रभुता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य, इसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। जब हम बाहरी संप्रभुता पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ह्यूगो ग्रोसियस उसका जनक था। ह्यूगो ग्रोसियस की एक पुस्तक है द लॉ ऑफ वार एंड पीस, द लॉ ऑफ वार एंड पीस, युद्ध और शांति के नियम। इस किताब में वो लिखता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, अपना जीवन जीने का अधिकार है, और वहीं से इससे होप्स ले लेता है ग्रोसियस से जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, और ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। चलिए, तो हमने देखा कि ग्रोसियस से प्रभावित है, जॉन लॉक की कोटेशन देखी हमने। फिर कौन कहता है कि होब्स का जो प्राकृतिक अधिकार है वो शेर के अधिकार है, तो वो टी.एच. हक्सले कहता है, टी.एच. हक्सले ये बात बोलता है। अब हम प्राकृतिक अधिकार है प्राकृतिक अवस्था के अंदर, यानी प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के जीवन के ऊपर अधिकार है। आगे चलते हैं, तो फिर इस अवस्था में लोग जिंदा क्यों? तब हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक नियम। इस देखिए प्राकृतिक अवस्था तो है, तो फिर सारे मरे क्यों नहीं भाई? सारे बर्बर हैं, झगड़ालू हैं, शक्ति प्रेमी हैं, क्रूर हैं, तो मरे क्यों नहीं? तो देखिए, इस प्राकृतिक अवस्था में सारे लोग समाप्त क्यों नहीं हुए एक दूसरे को मार के? वो इसलिए नहीं हुए कि यहां भी कुछ प्राकृतिक नियम पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक नियमों को होब्स शांति की धाराएं कहता है। ये क्वेश्चन आता है, कई बार तो सीधा ही पूछ लिया जाता है कि शांति की धाराएं, आर्टिकल्स ऑफ पीस, आर्टिकल्स ऑफ पीस किसकी है? तो शांति की धाराएं। तो इस शब्दावली का संबंध है थॉमस होब्स से। प्राकृतिक नियम वो नियम है जो व्यक्ति की अंतरात्मा से निकलते हैं, जो उसके तर्क और विवेक का परिणाम होते हैं। यानी व्यक्ति खुद सोच सकता है, स्वाभाविक रूप से जो हमारे मन में आते हैं, उन नियमों को हम प्राकृतिक नियम कहते हैं। तो उनको शांति की धाराएं बोला जाता है। एक क्वेश्चन हो गया, शांति की धाराएं। होब्स कहता है ये शांति की धाराएं हैं, ये 19 हैं। अब हम 19 की चर्चा नहीं करेंगे, हम 3-4 मुख्य नियम है उनकी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहता है। एक नियम ये है, देखिए, जब आपका जीवन असुरक्षित होगा, 24 घंटे आपके सर के ऊपर मृत्यु का भय मंडराएगा, तो बताइए आप क्या चाहेंगे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में आप एक ही चीज चाहते हैं कि आप शांति चाहते हैं। तो एक नियम है कि सभी व्यक्ति शांति चाहते हैं। और देखिए, यही वो कारण है जो आपको सामाजिक समझौता करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि व्यक्ति मृत्यु के भय को 24 घंटे सहन नहीं कर सकता। चर्चा करते हैं, जिन लोगों ने राजीव गांधी को मारा था पेरम्बदूर तमिलनाडु में, उन लोगों को मृत्युदंड दिया गया, लेकिन उसको आगे खिसकाते गए। किसी न किसी वजह से वो तिथि निश्चित नहीं हुई कि इनको किस डेट को मृत्युदंड देना है। तो उन लोगों ने एक दिन खुद ही याचना की कि हम इस सस्पेंडेड डेथ की बजाय, कि हर बार हमारी मृत्युदंड को सस्पेंड कर दिया जाता है, हमें मृत्युदंड दे दिया जाए। देखिए, आपको अगर मौत दी जाएगी तो देखिए वो एक बार में दी जाती है, टंटा कट गया। लेकिन अगर 24 घंटे आपको ये कहा जाए आपको कल मारा जाएगा, परसों मारा जाएगा, तो आपके दिमाग में 24 घंटे वो मृत्यु का भय है। तो इससे अच्छा तो आप मर जाना पसंद करेंगे मृत्यु के भय की बजाय। तो उस मृत्यु से भय की वजह से सारे व्यक्ति क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। ठीक है, अब शांति तभी आएगी जब व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकार छोड़ने के लिए तैयार होंगे।
तो एक नियम ये है कि सारे व्यक्ति प्राकृतिक अधिकार छोड़ेंगे। प्राकृतिक अधिकार है दूसरे को मारने का अधिकार। अगर आप शांति चाहते हैं तो पक्का है कि आपको दूसरे का मारने का अधिकार छोड़ना होगा, तभी वो छोड़ेगा। तो आपने अगर दूसरे को नहीं मारा तो दूसरा भी आपको नहीं मारेगा। तो ये कुल मिला के जो प्राकृतिक नियम है टिट फॉर टैट वाले हैं। इन प्राकृतिक नियमों का सार यही है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप दूसरों से चाहते हैं। तो आप दूसरों से कहेंगे कि मैं तो मारूंगा, तो वो भी आपको मारेंगे, तो मारेंगे तो फिर 24 घंटे टेंशन रहेगी। तब आप शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, दूसरों को मारने का अधिकार छोड़ना पड़ेगा सबको एक दूसरे के पक्ष में। फिर एक नियम ये है कि हम क्या मानेंगे, समझौता मानेंगे। कि हमने मान लेते हैं कि इस जीवन को बचाने के लिए समझौता किया है कि हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे, तो आपको ये मानना ही होगा। क्योंकि अगर आपने समझौता नहीं माना तो फिर आपकी शांति चली जाएगी और मृत्यु का भय चला जाएगा, और मृत्यु का भय स्थापित हो जाएगा, वापस मरने का डर आ जाएगा। तब फिर ये समझौते का तात्पर्य क्या हुआ। तो ये कुछ बड़े बड़े नियम हैं, 3 जिनकी मैंने चर्चा की। हर एक व्यक्ति शांति चाहता है, इस शांति के लिए वो तैयार हो जाता है कि मैं प्राकृतिक अधिकार भी छोड़ दूंगा, और इस शांति के लिए वो चाहता है कि मैं समझौते को भी मानूंगा। तो ये है शांति की धाराएं या प्राकृतिक नियम। इन प्राकृतिक नियमों को प्राकृतिक कानून बोलता है थॉमस हॉब्स। चलो इसको छोड़ते हैं कि इनको प्राकृतिक कानून बोलता है। प्राकृतिक कानून को कई बार यह कहा जाता है कि ईश्वर प्रदत्त होते हैं। ईश्वर प्रदत्त नहीं, बल्कि शांति की जो धाराएं हैं वो तर्क और विवेक का परिणाम होती है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है, विवेकी व्यक्ति वो होता है जिसकी अंतरात्मा से समझदार जो होता है। तो हर एक व्यक्ति, देखिए यहां तक कि पशु भी इतना समझदार होता है कि जहां मृत्यु का भय होता है वहां पशु जाता ही नहीं है। तो आदमी भी इतना तार्किक तो है कि अपने जीवन से प्रेम करता है, अपने जीवन को बचाना चाहता है। जीवन को बचाना चाहता है तो वो क्या चाहता है, शांति। तो शांति कहां से आती है कि मुझे जीवन बचाना है, तो वो तर्क करता है मुझे क्या चाहिए, शांति। फिर वो तर्क करता है कि मैं प्राकृतिक अधिकार छोड़ दूंगा। फिर अगला तर्क है कि मुझे समझौता मानना पड़ेगा। तो ये हमारी स्वाभाविक विवेक बुद्धि के परिणाम होते हैं, जो शांति की धाराएं होती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं व्यक्ति झगड़ालू है, पागल है, शक्ति प्रेमी है, क्षणभंगुर है, क्रूर है। साथ में हम कह रहे हैं व्यक्ति तार्किक है। देखिए इतना तर्क तो होता ही है कि वो अपना जीवन बचाना चाहता है, ये तो पशुओं में भी होता है। तो इस वजह से प्राकृतिक अवस्था में सारे लोग समाप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्राकृतिक नियम होते हैं। हालांकि व्यक्ति झगड़ालू है लेकिन फिर भी इन चीजों को मानते हैं। लेकिन अशांति तो है, लेकिन चलो जैसा भी है, कुछ समय के लिए शांति है, जैसी भी अवस्थाएं हैं, ये है प्राकृतिक नियम। लेकिन ये प्राकृतिक नियम ये कभी भी भंग भी किए जा सकते हैं, इसलिए खतरा तो है ही मृत्यु का। तो फिर क्या करें? फिर किया जाएगा, अगला चरण आएगा कि जैसा मानव चरित्र होगा वैसी प्राकृतिक अवस्था होगी, और जैसी प्राकृतिक अवस्था होगी उसमें फिर प्राकृतिक अधिकार होंगे, उसमें प्राकृतिक नियम होंगे। और फिर एक खतरा होता है प्राकृतिक अवस्था में, वो होता है जीवन का खतरा। अब इसको दूर कैसे किया जाए, मृत्यु का जो भय उसको दूर कैसे किया जाए? तब फिर एक नई चीज आती है, वो है सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट चलिए इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा करते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखिए प्राकृतिक अवस्था है वो मृत्यु के भय की अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति इस भय से आजाद होना चाहता है, वो शांति चाहता है, वो अपने जीवन को बचाना चाहता है। तो जो शांति की चाह है, जो जीवन की चाह है, जो जीवन जीने की इच्छा है, जो शांति प्राप्ति की इच्छा है, वो व्यक्ति को प्रेरित करती है कि वो सामाजिक समझौता करे। तो सामाजिक समझौता होता है जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए, जो कि एक प्राकृतिक अधिकार है। चलिए जी, शांति की चाह के लिए समझौता किया जाता है, हो गया।
इस समझौते में क्या लिखा जाता है कि हम सब अपने अधिकार छोड़ेंगे, ये बात हुई थी, प्राकृतिक अधिकार छोड़ेंगे तभी तो जीवन सुरक्षित होगा, क्योंकि एक दूसरे को मारने का अधिकार है और वो किसी को और को सौंप दिए जाते हैं। तब सामाजिक समझौते की जो शर्त है वो ये है कि मैं अपने समस्त अधिकार, यानी सिवाय जीवन रक्षा के, मैं अपने समस्त अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपता हूं। ये कोटेशन पूछी जाती है, कौन कहता है ये, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मैं अपने समस्त अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपता हूं, शर्त ये है कि तुम भी ऐसा करो। यानी दूसरे के लिए सबको ये करना पड़ता है। यानी अब मैंने तो साइन कर दिए कि मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन आपने नहीं किए तो फिर क्या मतलब निकला? तो हम सबको ये साइन करने पड़ेंगे। मैं अपने समस्त अधिकार, यानी एक अधिकार नहीं देंगे, जीवन का अधिकार, एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपता हूं, शर्त यह है कि तुम भी ऐसा करो। ये कह के और सारे नागरिक आपस में समझौता करते हैं। तो समझौता किसके मध्य होता है? नागरिक नागरिक के मध्य होता है। और ये सारे के सारे नागरिक आपस में समझौता करके और अपने जो समस्त अधिकार हैं वो कॉमनवेल्थ को सौंप देते हैं, यानी राज्य को सौंप देते हैं। और इस राज्य को जो संचालक है वो है लेवियाथन। चलिए जी, तो ये जो समझौता हुआ ये राज्य और नागरिकों के बीच में हुआ या नागरिकों के बीच में हुआ? तो एक क्वेश्चन आया कि नागरिक नागरिकों के बीच में हुआ। तो इस समझौते में नागरिकों ने अपने समस्त अधिकार कॉमनवेल्थ को दे दिए और कॉमनवेल्थ को यह कह दिया कि तू करेगा हमारे जीवन की रक्षा। ये अधिकार हमने इसीलिए सौंपे हैं। तो इस जो पूरा समझौता है उसमें कॉमनवेल्थ समझौते का भाग नहीं है, बल्कि कॉमनवेल्थ भाग नहीं है, बल्कि जो समझौता हुआ उसका परिणाम ये निकला कि कॉमनवेल्थ बना। तो वो समझौते का भाग नहीं है बल्कि वो समझौते का परिणाम है। चलिए ये भी समझा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ या लेवियाथन है वो समझौते का भाग नहीं है। समझौते के भाग तो नागरिक नागरिक इन्होंने किया है, वो तो समझौता किया गया उसके बाद बना, तो वो तो परिणाम है, रिजल्ट है समझौते का। तो क्या कॉमनवेल्थ के कोई कर्तव्य हैं क्या? लेवियाथन के कर्तव्य हैं क्या? नहीं है। लेवियाथन के सिर्फ अधिकार ही अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो समझौते का पार्ट नहीं है। मानवों ने लेवियाथन के साथ समझौता नहीं किया था कि तू हमारी जीवन रक्षा करना या कुछ भी है। उन्होंने तो अपने सारे अधिकार सौंपे हैं कॉमनवेल्थ को। तो इस कॉमनवेल्थ के यानी लेवियाथन के सिर्फ अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं है। एक कर्तव्य है उसको पूर्ति करनी पड़ेगी, वो है जीवन की रक्षा करना। तो इस सामाजिक समझौते के द्वारा सारे नागरिक अपने प्राकृतिक अधिकार इस कॉमनवेल्थ को सौंप देते हैं। लेकिन एक अधिकार है वो नहीं सौंपते, वो है जीवन का अधिकार। हाँ, बाकी सारे अधिकार ही अधिकार हैं कॉमनवेल्थ, लेकिन एक उसका कर्तव्य भी है कि वो अपने जिन लोगों ने समझौता किया है उनके जीवन की रक्षा करेगा, क्योंकि इसी के लिए कॉमनवेल्थ बनाया गया है। तो जीवन का अधिकार है वो नहीं सौंपते, बाकी अधिकार कॉमनवेल्थ को सौंप देते हैं, इसकी रक्षा का काम सौंप देते हैं कॉमनवेल्थ को। तो जीवन का अधिकार अपने पास वो बनाए रखते हैं। तब होब्स बड़ी जोरदार बात बोलता है कि क्या ये समझौता है ये भंग हो सकता है क्या? तो होब्स बोलता है नहीं, ये समझौता भंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये समझौता एक है। अगर ये समझौता भंग हो गया तो आप वापस उस प्राकृतिक अवस्था में चले जाओगे, और प्राकृतिक अवस्था में कोई जाना नहीं चाहता।
क्यों? क्योंकि उससे बचने के लिए तो आपने समझौता करके राज्य का निर्माण किया, कॉमनवेल्थ का निर्माण किया। समझौता भंग होते ही आप प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे जहां किसी का जीवन सुरक्षित नहीं होता, और इस जीवन सुरक्षा के लिए तो आपने सामाजिक समझौता करके राज्य बनाया है, तो समझौता भंग नहीं किया जा सकता। तो क्या विरोध का अधिकार नहीं है? क्या कॉमनवेल्थ का विरोध नहीं हो सकता? क्या कॉमनवेल्थ के खिलाफ क्रांति नहीं हो सकती? क्या नागरिक इस कॉमनवेल्थ को बदल नहीं सकते? होब्स कहता है नहीं बदल सकते, लेकिन एक शर्त के ऊपर बदल सकते हैं। वो है कि अगर कॉमनवेल्थ आपके जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं कर पाए, तब आप कॉमनवेल्थ को बदल सकते हैं। तो अगर आप कॉमनवेल्थ ही आपको मारने लगे, या एक दूसरा यानी राज्य ही आपको मारने लगे, राज्य सत्ता आपको मारने लगे, या दूसरा व्यक्ति, दूसरा राजा या दूसरा राज्य आपके राज्य को हरा दे, तो आप विद्रोह कर सकते हैं अपने राज्य के खिलाफ, क्योंकि वो आपकी जीवन रक्षा नहीं कर पाया दूसरे राजा से, तो आप दूसरे राजा की शरण में चले जाओ जो जीत गया है, क्योंकि हारने वाला राजा आपको बचा नहीं पाया, तो आप उसके प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। तो आप कर सकते हैं विरोध, लेकिन विरोध कर सकते हैं जब आपका जीवन छीना जाए, वरना नहीं कर सकते आप। तो समझौता भंग हो सकता है, लेकिन एक शर्त के ऊपर, कि आपके जीवन की रक्षा नहीं हो रही है, तो समझौता भंग कर दो, वरना आप समझौता भंग नहीं कर सकते, क्योंकि समझौता भंग होते ही आप वापस प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। तो अभी चर्चा चली कि जीवन का अधिकार है वो क्रांति और विरोध का आधार है। तब होब्स बोलता है कि अगर मेरे ऊपर कोई शक्ति का प्रयोग करे, देखिए बड़ी जोरदार कोटेशन है, कि कई बार पूछी भी जाती है कि मेरे ऊपर कोई शक्ति का प्रयोग करे और मैं इसको चुपचाप सहन कर लूं और उसका विरोध नहीं करूं, तो ऐसा समझौता भी मुझे मंजूर नहीं है। देखिए बड़ी मजेदार बात बोल रहे हैं कि कोई मेरा जीवन लेने की कोशिश करे, जैसे राज्य ही करे, और मैं उसको चुपचाप सहन कर लूं, ये मुझे मंजूर नहीं है ऐसा सामाजिक समझौता, क्योंकि सामाजिक समझौता जीवन रक्षा के लिए हुआ था और वही नहीं हो पा रही है, तो सामाजिक समझौते का सिर में लेंगे क्या, करेंगे क्या, चार डालेगा उस सामाजिक समझौते का जो जीवन रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ऊपर शक्ति का प्रयोग और ये चुपचाप मैं बैठा रहूं, ऐसा सामाजिक समझौता मुझे मंजूर नहीं है। कोई मेरी जान ले, कोई मेरे जीवन का अधिकार छीने और मैं सामाजिक समझौते का फिर भी पालन करूं, तो ऐसा सामाजिक समझौता मैं पालन नहीं करूंगा, मैं तो उसका विरोध करूंगा। चलिए, ये हमने कोटेशन देखी। अब हम ये देखें कि क्या ये जो सामाजिक समझौता है ये कैसा है। देखिए, इस सामाजिक समझौता है, ये मान के चलिए कि ये काल्पनिक है। काल्पनिक का तात्पर्य खुद कहता है होब्स की ये सामाजिक समझौता काल्पनिक है। हम कहते हैं कि ये सामाजिक समझौता दार्शनिक तो है लेकिन ऐतिहासिक नहीं है। दार्शनिक है, ऐतिहासिक नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि दार्शनिक है, ऐतिहासिक नहीं है? दार्शनिक का तात्पर्य है कि तर्क को साबित करने के लिए तो सही है, बातों को समझाने के लिए तो सही है कि सामाजिक समझौता हुआ, प्राकृतिक अवस्था गई, फिर समझौता हुआ, फिर राज्य का निर्माण हुआ ताकि जीवन की रक्षा की जा सके। तो इस तर्क प्रणाली के हिसाब से तो ये सही है ये, लेकिन इतिहास में कभी ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। मुद्दा ये है कि ऐतिहासिक है नहीं है। खुद होब्स भी ये स्वीकार करता है कि काल्पनिक है। इतिहास के किसी क्षण में किसी भी डेट को ऐसा कोई समझौता मानवों ने नहीं किया था। तो ये समझौता काल्पनिक है, ये दार्शनिक है, लेकिन ऐतिहासिक नहीं है। यानी काल्पनिक समझौता ये मुद्दे को, चीजों को समझाने के लिए है। कृत्रिम राज्य का निर्माण सही साबित हुआ, इसलिए तर्क प्रणाली का सहारा लिया गया इसके अंदर। तो इस समझौते से क्या हुआ? इस समझौते से ये हुआ कि इस समझौते से समाज भी पैदा हुआ और इस समझौते से राज्य भी पैदा हुआ। ये एक मजेदार चीज है कि होब्स का जो सामाजिक समझौता है उसके बाद समाज और राज्य दोनों का निर्माण होता है सामाजिक समझौते से, क्योंकि जो प्राकृतिक अवस्था थी होब्स की, वो समाज पूर्व भी थी और राज्य पूर्व भी थी। तो अब चूंकि समझौता होगा तो उसे समाज का भी निर्माण होगा और राज्य का भी निर्माण होगा। चलिए, तो ये समाज निर्माण और राज्य का निर्माण करने वाला एक काल्पनिक समझौता है। ये नागरिकों के मध्य होता है। कॉमनवेल्थ ने समझौते पे कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कॉमनवेल्थ समझौते पे हस्ताक्षर करने वाला नहीं है। सामाजिक समझौते का भाग है कॉमनवेल्थ, उसका परिणाम नहीं है।
और क्या कह के समझौता किया जाता है कि मैं अपने समस्त अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपता हूं, शर्त यह है कि तुम भी अपने अधिकार सौंप दो। लेकिन अगर मेरा जीवन छीना गया, होब्स कहता है, तो मैं ऐसे समझौते को, ऐसे प्रतिज्ञा पत्र को मानूंगा नहीं। खैर, तो हुआ किसके लिए था? मूल उद्देश्य क्या था? जीवन की रक्षा करना। अब हमने देखा कि इस सामाजिक समझौते के द्वारा, जीवन की रक्षा के द्वारा, जो राज्य पैदा होगा वो होगा कॉमनवेल्थ। अब ये कॉमनवेल्थ कैसा है, हम इसकी चर्चा करते हैं। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, फिर प्राकृतिक अवस्था में जीवन का भय था, मृत्यु का भय था, उसे निकलने के लिए सामाजिक समझौता किया। सामाजिक समझौते के बाद राज्य पैदा हुआ। अब इस राज्य को बोलते हैं कॉमनवेल्थ। तो अब हम कॉमनवेल्थ की चर्चा करते हैं। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ का तात्पर्य है राज्य, यानी राजनीतिक समाज या राजनीतिक सत्ता। ये राजनीतिक सत्ता होगी लेवियाथन के हाथ में। लेवियाथन एक निरंकुश राजनीतिक सत्ता का प्रतीक है। तो जो कॉमनवेल्थ बनेगा उसमें जो लेवियाथन बनेगा, ये लेवियाथन निरंकुश राजतंत्र होगा। तो कैसी संप्रभुता आएगी? एब्सोल्यूट सोवरेनिटी आएगी, निरंकुश संप्रभुता आएगी। सारे अधिकार संप्रभु के पास होंगे, राज्य के पास होंगे, राजनीतिक सत्ता के पास होंगे सारे अधिकार। मानवों के पास कोई अधिकार नहीं होगा, एक अधिकार को छोड़ के, जीवन के अधिकार को छोड़ के, बाकी समस्त अधिकार कॉमनवेल्थ के पास होंगे। अब इसकी सत्ता निरंकुश क्यों होगी? क्यों होब्स इतनी सारी शक्तियां सौंपता है राज्य को? क्योंकि देखिए, होब्स की जो समस्या है, देखिए बड़ी मजेदार चीज है कि होब्स की जो मूल समस्या है वो है मृत्यु का भय। फिर इसका समाधान क्या करें? इसका समाधान का तरीका क्या है? तो इसके लिए वो करता है तर्क। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो स्वाभाविक है कि वो निष्कर्ष निकालता है निरंकुश सत्ता। ये निष्कर्ष निकलता है उसका। समस्या मौत का भय है, फिर कैसे निकले? तो इसके लिए वो तर्क करता है। उसका तरीका तर्क करने का है कि कैसे तर्क करता है कि मृत्यु का भय क्या है, ये कैसे पैदा होता है, इसके छुटकारा कैसे पाया जाए। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा? निरंकुश सत्ता। निरंकुश राजा ही आपका जीवन बता सकता है, इस समस्या को दूर कर सकता है। तो तब होब्स बोलता है कि ऐसा प्रतिज्ञा पत्र, यानी ऐसा समझौता जो तलवार की नींव पर न टिका, वो कोरा शब्दजाल है। देखिए बड़ी जोरदार बात कह रहा है कि आपने प्रतिज्ञा पत्र तो बना लिया कि हम समझौता करते हैं, और समझौता करके हम समझ शक्तियां संप्रभु को देते हैं, राज्य को देते हैं, कॉमनवेल्थ को देते हैं। हमारी जीवन की रक्षा करने का काम हम कॉमनवेल्थ को देते हैं। लेकिन कॉमनवेल्थ के हाथ में तलवार नहीं दी आपने। तलवार का तात्पर्य उसको संपूर्ण शक्ति नहीं दी। तो बताओ कैसे रक्षा करेगा? साथ में तो कह रहे हैं तू हमारी रक्षा कर, और साथ में उसको कोई शक्ति नहीं सौंप रहे हैं, तो रक्षा करेगा कैसे? आपने राज्य से यह कहा कि आप हमारे जीवन की रक्षा कीजिए, तब आप फिर भी एक दूसरे को मारते हैं। तब कॉमनवेल्थ आता है और वो आपको मारता है कि आप दूसरे को क्यों मार रहे हैं। आपको नहीं, ऐसा तो कोई समझौता नहीं हुआ था, हमने तो आपको ऐसी दूसरों को मारने की शक्ति दी नहीं थी। तो शक्ति दी थी आपने, अगर आप दूसरों को मारोगे तो आपको कॉमनवेल्थ की, यानी लेवियाथन की तलवार है, वो मारेगी। तो लेवियाथन के पास शक्ति होगी तभी वो आपको बचा पाएगा। तो संप्रभुता, पूर्ण संप्रभुता, पूर्ण सत्तावाद होगा, निरंकुश राजतंत्र होगा जो लेवियाथन होगा, या जो राजनीतिक सत्ता बनेगी, ताकि आप उससे भयभीत होकर दूसरों को मारे नहीं। तो समझ शक्तियां, एक बड़ी तलवार, सबसे बड़ी तलवार होगी, वो होगी को लेवियाथन के पास। और जब उसकी तलवार बड़ी होगी, उसके पास निरंकुश सत्ता होगी,
तब आप दूसरों को नहीं मारेंगे, क्योंकि पता है कि अगर आपने दूसरों का जीवन लिया, दूसरे व्यक्ति का जीवन लिया, तो लेवियाथन की जो सत्ता है, राज्य की सत्ता है, वो आपकी जान ले लेगी। आप क्यों नहीं मारते दूसरे लोगों को? आप पता है आपको जेल हो जाएगी, राज्य की पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपको गोली मार देगी। तो इसको सत्ता सौंपना अत्यंत आवश्यक है। ये सत्ता निरंकुश होगी तभी ऐसा कुछ कर पाएगी, लोगों के जीवन की रक्षा कर पाएगी। अगर आपने लेवियाथन बना दिया, उसके हाथ में तलवार ही नहीं दी, आपने राज्य बना दिया, पुलिस नहीं बनाई, तो बताओ आपकी रक्षा कैसे होगी? तो लेवियाथन के हाथ में तलवार देना, निरंकुश सत्ता देना अत्यंत आवश्यक है, ये कहना है होब्स का। तो हमने ये चर्चा की, एक तो इसका ये कोटेशन, दूसरा की कैसी संप्रभुता है, एब्सोल्यूट है, पूर्ण प्रभु सत्ता है, निरंकुश राजतंत्र है, निरंकुश संप्रभुता है, ये कॉमनवेल्थ है जो राज्य का प्रतीक है, हम जिसको राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, उसको कॉमनवेल्थ कह रहा है होब्स। ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब ये हमने कॉमनवेल्थ किया, ये कैसा था, इसकी हमने चर्चा की। अब एक बहस खड़ी होती है कि देखिए, जो ये होब्स है, ये होब्स व्यक्तिवादी है या निरंकुशतावादी है? ये एक बहस का मुद्दा है कि ये व्यक्तिवादी है या निरंकुशतावादी है। छोटी सी चर्चा हम करके देखते हैं। अभी तो हमें लग रहा है कि ये निरंकुशतावादी है, दोनों की चर्चा कर लेते हैं। और विवाद का विषय ये है कि ये जो होब्स है, ये व्यक्तिवादी है या फिर ये निरंकुशवादी है? इसके ऊपर विचारकों के विचारक अलग अलग हैं। सेबाइन कहता है कि जो होब्स है ये व्यक्तिवादी है और उपयोगितावादी है। होब्स व्यक्तिवादी भी है और उपयोगितावादी, ये कहना है सेबाइन का। ठीक है। एक और विचारक है वोलिन। वोलिन कहता है कि जब आप लेवियाथन के देखते हैं, लेवियाथन को, तो आप क्या देखते हैं कि इस लेवियाथन के शरीर में छोटे छोटे मानव हैं। इसके पूरे शरीर में छोटे छोटे मानव उगे हुए हैं। आप देखना, चित्र देखना अपने मोबाइल के ऊपर, लेवियाथन लगा के उसका चित्र देखना, उसके ना हर जगह ऐसे मानव चिपके हुए हैं। तो वोलिन कहता है कि इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जरूर राज्य के हिस्से हैं, व्यक्तियों ने जरूर राज्य बनाया है, सारे अधिकार राज्य को सौंपे हैं, सारे अधिकार लेवियाथन को दिए हैं, उसके बावजूद आपको उन लोगों की स्वतंत्र सत्ता दिखाई देगी, आपको उसके शरीर में आपको दिखाई देंगे अलग अलग मनुष्य। तो ये कहता है वोलिन कि लेवियाथन भले ही मनुष्यों के शरीर से बना हो, लेकिन फिर भी मनुष्य अलग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उसकी स्वतंत्र सत्ता है। तब हम कह सकते हैं कि होब्स है ये व्यक्तिवादी है, होब्स अणुवादी है, होब्स व्यक्तिवादी है, होब्स आणविक समाज का, एटॉमिक सोसाइटी का समर्थक है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे है। देखिए, होब्स ये कहता है कि राज्य समझौते का परिणाम है। जब हम ये कहते हैं कि राज्य समझौते का परिणाम है, राज्य एक कृत्रिम इकाई है, इसका निर्माण नागरिकों के द्वारा किया गया था। तो देखिए यहां नागरिक महत्वपूर्ण हो गए। नागरिकों ने अपने फायदे के लिए राज्य बनाया है, तो उन्होंने, व्यक्तियों ने अपने फायदे के लिए काम किया है, राज्य बनाया है, सत्ता बनाई है, राजनीतिक सत्ता। तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्तिवादी है। राज्य नागरिकों के समझौते का परिणाम है, राज्य कृत्रिम है, इसका मतलब व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वो बनाते हैं राज्य। तो व्यक्ति है, इन्होंने अपने फायदे के लिए राज्य बनाया है, तो व्यक्ति साध्य है और राज्य उनकी सुरक्षा करने वाला साधन है। ये लेवियाथन है, साधन है उनकी रक्षा करने वाला। तब हम कह सकते हैं व्यक्तिवादी है। फिर क्या व्यक्तियों को कोई अधिकार है? क्या है ना, जीवन रक्षा का जो प्राकृतिक अधिकार है, तो अधिकार है वो व्यक्तिवाद के प्रतीक होते हैं। तो जीवन रक्षा का अधिकार
यह साबित करता है कि होब्स व्यक्तिवादी है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा का अधिकार है। तो राज्य की कृत्रिमता, नागरिकों के द्वारा समझौता किया जाना, जीवन रक्षा का प्राकृतिक अधिकार, ये सारे साबित करते हैं सेबाइन की बात को, वोलिन की बात को, कि होब्स व्यक्तिवादी है। दूसरी तरफ चलते हैं, क्या ये निरंकुशतावादी है क्या? तो कई विचारक कहते हैं हाँ, ये व्यक्ति निरंकुशतावादी है। क्लेरेंडन कहता है कि ये व्यक्ति निरंकुशतावादी है। जॉन लॉक कहता है कि ये व्यक्ति निरंकुशतावादी है। एक फ्रांसीसी विचारक और है, जोसेफ वायलातो, ये भी कहते हैं कि ये व्यक्ति निरंकुशतावादी। तो क्लेरेंडन है, लोक है, जोसेफ वायलातो है। जोसेफ वायलातो तो यहां तक कहता है कि ये जो होब्स है ये सर्वाधिकारवाद का प्रथम प्रेरक है, क्योंकि आप इसके लेवियाथन के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते, आप सामाजिक समझौता भंग नहीं कर सकते, आपको लेवियाथन की तलवार से डरना ही होगा, क्योंकि अगर सामाजिक समझौता भंग कर दिया तो आप वापस प्राकृतिक अवस्था में चले जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि आप सामाजिक समझौता भंग नहीं कर सकते, लेवियाथन समझौते का परिणाम है भाग नहीं है, आपको लेवियाथन की बात माननी होगी, एक निरंकुश सत्ता की बात माननी होगी, एब्सोल्यूट पावर होगी लेवियाथन के पास, उसके हाथ में तलवार होगी, तब हम कहते हैं कि वो निरंकुशतावादी है। इसलिए जोसेफ वायला तो उसे सर्वाधिकारवाद का प्रेरक कहता है। ऐसी बातें क्लेरेंडन भी बोलता है, लोक भी बड़ी जोरदार बात बोलता है। लोक कहता है कि होब्स का मानव है वो पागल है, क्योंकि वो लोमड़ियों के डर से, कि लोमड़ियों से डरता है, लेकिन उनके डर से वो शेर की गुफा में चला जाता है। यानी एक मानव को दूसरे मानव से मौत का भय है, तो वो लोमड़ियों के खिलवाड़ से तो डरता है, लेकिन शेर का निर्माण कर लेता है, क्योंकि अब लेवियाथन की सत्ता निरंकुश हो गई तो उससे कैसे बचेगा वो? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तो बच लेता है, एक मानव दूसरे मानव से बच लेगा। तो होब्स का मानव है वो लोमड़ियों के डर से शेर का निर्माण करता है, लेवियाथन का निर्माण कर लिया जो कि निरंकुश सत्ता है। तो लोक इस निरंकुश संप्रभुता का विरोध करता है, ये कहता है कि लोमड़ियों के डर से उसका मानव शेर के मुंह में चला गया है। तो लोक कहता है कि वो शेर के मुंह में चला गया। तो हमने देखा कि होब्स व्यक्तिवादी होने के साथ साथ है निरंकुशतावादी भी है। चलिए, और कौन आलोचना करता है थॉमस होब्स की? देखिए, होब्स की यह आलोचना तो व्यक्तिवाद और निरंकुशतावाद को लेके है। तो क्या होब्स पूंजीवाद का समर्थक था क्या? तो बिल्कुल। सीबी मैकफर्सन है, वो कहता है, सीबी मैकफर्सन, देखिए कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं मिस्टर सीबी मैकफर्सन। थोड़े से समाजवादी टाइप विचारों के हैं ये, इनको हम उदार समतावादी बोलते हैं सीबी मैकफर्सन को, जैसे अमर्त्य सेन है, जैसे जॉन रॉल्स है। सीबी मैकफर्सन की एक पुस्तक है स्वतःमूलक व्यक्तिवाद का सिद्धांत, होब्स से लेकर लॉक तक, द थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, होब्स टू लॉक। तो ये कहते हैं कि होब्स है ये स्वतःमूलक व्यक्तिवादी है और ये बुर्जुआ समाज का समर्थक है। बुर्जुआ समाज का समर्थक यानी ये पूंजीवाद का समर्थक है होब्स। तो कौन कहता है इसको स्वतःमूलक व्यक्तिवादी? अकेले इसको नहीं, सीबी मैकफर्सन अपनी पुस्तक स्वतःमूलक व्यक्तिवाद का सिद्धांत, इसमें होब्स और लॉक दोनों को स्वतःमूलक व्यक्तिवादी कहता है। स्वतःमूलक व्यक्तिवादी वो होते हैं जो घोर व्यक्तिवादी होते हैं, जो समुदाय की बजाय, समाज की बजाय व्यक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उसकी योग्यता को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको बोलता है। जो पूंजीवाद के समर्थक होते हैं, बुर्जुआ सोसाइटी के समर्थक होते हैं, आवश्यकता के बजाय योग्यता के समर्थक होते हैं, वो होते हैं स्वतःमूलक व्यक्तिवादी। तो होब्स और लॉक है स्वतःमूलक व्यक्ति जो कि बुर्जुआ सोसाइटी के समर्थक है, सीबी मैकफर्सन का कहता है।
तो ये कह के सीबी मैकफर्सन होब्स की आलोचना भी करता है कि वो पूंजीवाद का समर्थक है, वो स्वतःमूलक व्यक्तिवादी है। स्वतःमूलक व्यक्तिवाद का तात्पर्य होता है कि होब्स और लॉक का ये कहना है कि व्यक्ति ने जो कुछ प्राप्त किया है वो अपनी क्षमता से प्राप्त किया है, समाज का उसमें कोई योगदान नहीं है, इसलिए समाज के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं है, उसके अधिकार है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है। वो कल्याणकारी राज्य में कोई टैक्स नहीं देगा, उसका राज्य रात्रि प्रहरी राज्य होगा। अब देखें कि होब्स का जो ये सारा समझौता हो गया, तो इसका जो राज्य पैदा हुआ वो कैसा राज्य है? तो देखिए इसकी जो संप्रभुता है, इसका जो राज्य है वो रात्रि प्रहरी राज्य है, वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट है। तो होब्स का जो राज्य है वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का तात्पर्य है कि उसका काम है व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करना, न कि उनका कल्याण करना। तो जो राज्य सिर्फ जीवन की रक्षा करता है उसे हम रात्रि प्रहरी राज्य बोलते हैं, नाइट वॉचमैन बोलते हैं। देखिए वॉचमैन का काम क्या होता है? नाइट वॉचमैन का, जो रात को आवाज देता है जागते रहो जागते रहो, उसका एक ही काम होता है कि वो आपके जीवन की, आपके संपत्ति की रक्षा करे। वो कभी भी आपके घर आके सफाई नहीं करता, भोजन नहीं बनाता, आप बीमार है तो आपको दवाइयां नहीं ला के देता, यानी वो कल्याण नहीं करता। तो रात्रि प्रहरी राज्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है और कोई कार्य नहीं करता। तो होब्स का जो निरंकुश सत्ता वाला राज्य है, कॉमनवेल्थ है, वो लैंड ऑर्डर स्टेट है। हमने चर्चा की कि सेबाइन और वोलिन व्यक्तिवादी बोलते हैं होब्स को, ये अणुवादी है, ये आणविक समाज का समर्थन करते हैं। अणुवादी का तात्पर्य होता है, आणविक समाज का तात्पर्य होता है जहां व्यक्तियों की स्वतंत्र सत्ता होती है, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से सामाजिक समझौता करते हैं और कॉमनवेल्थ का निर्माण करते हैं। फिर कुछ विचारक हैं जिसको निरंकुशतावादी बोलते हैं, क्लेरेंडन है, लॉक है और जोसेफ वायलातो है, ये इसको सर्वाधिकारवादी या निरंकुशतावादी बोलते हैं। तो हमने ये भी बहस कर ली कि सीबी मैकफर्सन क्या कहता है, भांति भांति के विचार किसके बारे में क्या कहते हैं। अब हम अंतिम चर्चा करते हैं थॉमस होब्स के बारे में और ये देखते हैं कि थॉमस होब्स की संप्रभुता कैसी संप्रभुता है। तो देखिए थॉमस होब्स की संप्रभुता हम कह सकते हैं कि इसकी संप्रभुता वैधानिक है, इसकी संप्रभुता है वो निरंकुश है, इसकी संप्रभुता है वो पूर्ण सत्तावादी है, एब्सोल्यूट है। पूर्ण सत्तावादी या निरंकुश, इसको तो आप एक ही मान लीजिए कि उसकी शक्तियों पे कोई अंकुश नहीं है। आप लेवियाथन के खिलाफ, कॉमनवेल्थ के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते, विद्रोह करते आप वापस प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। फिर हम कह सकते हैं कि इसकी जो संप्रभुता है वो वैधानिक है। वैधानिक का तात्पर्य है कि कानून बनाने का जो अधिकार है और अधिकारों की जो रक्षा का काम है वो सिर्फ कॉमनवेल्थ ही करेगा, लेवियाथन नहीं करेगा। तो कानून यानी विधान ये राज्य के द्वारा निर्मित होंगे। तो इस संप्रभुता को हम वैधानिक संप्रभुता बोलते हैं कि कानूनों का निर्माण राज्य ही करेगा, आपको राज्य के कानून मानने ही होंगे। अगर नहीं माने तो राज्य आपके ऊपर डंडा चलाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिए जाएंगे अगर राज्य के कानून नहीं माने। अगर आपने राज्य के द्वारा सड़क नियम के यानी ट्रैफिक के कानून नहीं माने तो आपका चालान काट दिया जाएगा। अगर आपने संपत्ति के संबंध में राज्य के नियम नहीं माने और टैक्स नहीं चुकाया तो फिर आपके वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आपने राज्य के कानून नहीं मान के और दूसरे को तंग किया तभी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपने अपराध किया राज्य के कानूनों के खिलाफ तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वैधानिक संप्रभुता का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को राज्य के द्वारा निर्मित कानूनों को मानना ही होगा, वरना उसको दंड मिलेगा। यह है वैधानिक संप्रभुता, यानी दंड देने की शक्ति लेवियाथन के पास है, अगर और कानून बनाने की शक्ति लेवियाथन के पास है, नहीं राज्य के पास है। अब इसकी जो संप्रभुता है देखिए वो निरंकुश है, वो अदेय है, वो निरपेक्ष है, यानी ये एब्सोल्यूट हो गया, एक ही बात है, निरंकुश कह दें या निरपेक्ष कह दें। वो अविभाज्य है, अविभाज्य है,
इससे पहले दो तलवारों का सिद्धांत था, संप्रभुता विभाजित थी पोप और राजा के मध्य। अब संप्रभुता विभाजित है क्योंकि लेवियाथन के हाथ में तलवार भी है और धर्मदंड भी है। एक हाथ में तलवार है, दूसरे में धर्मदंड है, यानी वो राजनीतिक मामलों में भी सर्वोच्च है और धर्मदंड है तो आर्थिक मामलों में भी सर्वोच्च है। तो फिर संप्रभुता है वो अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। खुद होब्स कहता है कि संप्रभुता दो प्रकार की होती है। होब्स के अकॉर्डिंग संप्रभुता के दो प्रकार है। वो कहता है एक होती है स्थापित संप्रभुता और और दूसरी होती है अर्जित संप्रभुता। जब व्यक्ति स्वेच्छा से राज्य को अपने अधिकार सौंपते हैं, स्वेच्छा से राज्य को अपने अधिकार सौंपते हैं और स्वेच्छा से कहते हैं कि तुम हमारे लिए कानून बनाओ, तुम हमारी रक्षा करो, हमें अधिकार दो, तब तो होती है स्थापित। जब व्यक्ति मजबूरी में मृत्यु के भय से राज्य को अपने अधिकार सौंपते हैं तो वो होती है अर्जित संप्रभुता। तो क्वेश्चन आता है कि कौन ये कहता है कि संप्रभुता इंस्टीट्यूटेड होती है और कौन कहता है कि ये अर्जित होती है, ये एक्वायर्ड होती है। तो इंस्टीट्यूटेड और एक्वायर्ड दो प्रकार की संप्रभुता की चर्चा होब्स करता है। तो कुल मिला के होब्स की जो संप्रभुता है वो एकल संप्रभुता का समर्थक है। मोनिस्टिक सोवर्निटी यानी एक ही व्यक्ति के पास होगी, वो होगा लेवियाथन, यानी निरंकुश राजा होगा, उसके पास ही धर्म सत्ता होगी, उसके पास राजनीतिक सत्ता होगी। तो ये है एकल संप्रभुता। तो हमने क्वेश्चन क्या आता है, कौन कहता है कि संप्रभुता के दो प्रकार होते हैं, स्थापित और अर्जित। होब्स की संप्रभुता कैसी है तो हमने देखा वैधानिक है, निरंकुश है, पूर्ण सत्तावादी है, अदेय है, अविभाज्य है और एकल है। तो ये हमने होब्स की चर्चा की, मानव का स्वभाव और मनोवैज्ञानिक अहमवाद नंबर 1। फिर हमने चर्चा की प्राकृतिक अवस्था, प्रत्येक के खिलाफ अवस्था, कैदी की दुविधा वाली अवस्था, जैसा कि जॉन रोल्स बोलता है। फिर उसमें प्राकृतिक अधिकार, इतने प्राकृतिक अधिकार के आप किसी का जीवन भी ले सकते हैं। फिर आगे चलें, और आगे क्या था, प्राकृतिक नियम जिनको बोला जाता है शांति की धाराएं। ऐसे 19 नियम थे शांति की धाराएं, आर्टिकल्स ऑफ पीस। फिर हुआ सामाजिक समझौता नागरिकों और नागरिकों के मध्य, और परिणाम निकला कॉमनवेल्थ, जो कि एक निरंकुश सत्ता होगी। तो ऐसे करके और हमने आज होब्स के जो राजनीतिक विचार थे उनकी चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि होब्स के ये राजनीतिक विचार जो मैंने आपके सामने प्रकट किए ये आपको पसंद आए होंगे। होब्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बीच बीच में आपको बताया। तो आप इन चीजों का मनन कीजिए। एक दो जो ऑथेंटिक बुक्स है उनमें से होब्स को और पढ़िए। अगर आप पढ़ना चाहें तो ओपी गाबा जी की जो पुस्तक है उसमें से थॉमस होब्स को पढ़ लीजिए। ओम प्रकाश गाबा जी की पुस्तक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, तो आपको होब्स समझ में आ जाएगा। और कोई और पुस्तक है तो वो पढ़ लीजिए, सुशीला रामास्वामी तो वो पढ़ लीजिए, या जो भी आपके पास उपलब्ध है आप एक बार पढ़िए इसको। मेरी खुद की एक पुस्तक आती है प्रमुख राजनीतिक चिंतक, जो मेरे सामने पड़ी है, अभी दिखा देता हूं आपको, ये रही, आपके और बिल्कुल पास में कर देता हूं। प्रमुख राजनीतिक चिंतक पाश्चात्य व भारतीय, आप इसमें भी थॉमस होब्स को पढ़ सकते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा हो वो पुस्तक है, उससे आप पढ़े, आप थॉमस होब्स और ज्यादा समझ में आ जाएगा। बड़ा ही मजेदार विचारक है और यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद का पिता है। और लियो स्ट्रॉस बोलता है कि ये वैज्ञानिक राजनीति का पिता है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार मनोयोग पूर्वक मेरे साथ बने रहे और थॉमस होब्स के ऊपर इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हुए। गुड लक।